अच्छा सर, अब मुझे आप ये बताना कि जो 2024 सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया और इसमें जो जो दिक्कतें आई, इसको लेके आप पॉइंट वाइज अगर मुझे बताएं कि 5 सुधार जो आप चाहते हैं उनको कराने का तरीका और अभी उनका स्टेटस क्या। जब हमारी इनसे सबसे पहली मुलाकात, आप सोचिए, हर आदमी को याद होती है सबसे पहली मुलाकात। ये सर का, अभिनय सर का जीएसटी इंस्पेक्टर का आई कार्ड इन्होंने अभी तक रखा हुआ, उसमें ये सच में लड़कियां सामने बैठी रहती हैं, तू बता शैली, तू बता प्रीति, तू बता सौम्या, प्रीति, तू बता सौम्या, ये कोई होती भी है कि बस मस्ती करते हैं? नहीं होती है सर, नहीं होती हैं। बस वो मैं महसूस बच्चों को अच्छा लगते रहे कि चलो सौम्या है, हम क्लास देखते हैं, कब वो बीच में आ जाए। 2-4 लोगों ने तो इतना बड़ा जिम्मेदारी ले ली कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, रातों रात कर देंगे, पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हमें किसी से मतलब नहीं है। और आज वो लोग बिल में छुपे हुए हैं। एक 10,000 के मोबाइल में भी टाइपिंग करते हैं, वो भी ऑटो करेक्ट कर देता है। अरे वाह, ये किस में टाइपिंग कर रहे हैं जो इनके यहाँ ऑटो करेक्ट नहीं हो रही, स्पेलिंग ठीक नहीं हो रही। यानी कि इन्होंने सच में धंधा बना लिया है। इनको लोग घुसाने हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। आप बताइए, वो पब्लिक नहीं किया है कि किसके कितने बड़े हैं। मैं कैसे मान लूं कि इन्होंने कुछ बच्चों के मार्क्स 100 नहीं बढ़ा दिए होंगे ये सोच के कि इसको कीबोर्ड नहीं काम किया था आधा घंटे और हमने नॉर्मलाइज कर दिया। और ये कोर्ट में भी जवाब दे देंगे अगर हम ऐसे 2-4 लोग भी लेके जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, ये जो सेशन आज होने वाला है ये आप सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देकर आए हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हर एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में बहुत सारी खामियां होती हैं और ये सही वक्त है उन खामियों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और उसको दुरुस्त कराया जाए। लेकिन मैं आज जिस आदमी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसका कैरेक्टर थोड़ा विचित्र है। देखो, एक आदमी 3 चीज़ों में माहिर होता है, कपड़े धोने में, एक आदमी धोने में और एक सवाल धोने में। आज मैं जिससे मिला रहा हूँ वो आदमी धोने में बहुत माहिर है और सवाल धोने में तो सुपर माहिर है। तो स्वागत करते हैं अभिनय सर का। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। ये बात खैर आप बहुत पहले से भी कह रहे हैं धोने वाली। अच्छा सर, ये बताओ कि मतलब इतना कस के क्यों धोते हो? आपने मेरे को कई बार धोया हुआ है, आज सही मौका आया आपको पकड़ने का है? लेकिन आप एक चीज देखोगे कि उस धोने में मैंने शब्दों की मर्यादा को नहीं भूला हो। सर मजे काट रहे, सब कुछ खेलते हो आप तो। सवाल ही नहीं उठता। आप ये दिखा दें कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो की हो, बस मैंने एक चीज की होगी जब भी की होगी। आप देखो, आपसे पहले तो मोदी जॉब 2 के टाइम का जो आंदोलन हमने चलाया उस टाइम ना, आप तो मेरे को शुरुआत से धोते आ रहे हो सर, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। अच्छा, आप ये वाली को, ये टॉपर्स वाली से अलग की बात कर रहे हो। मैं शुरुआत में जब अब मैं बता देता हूँ। बिल्कुल भाई, आप सब को नहीं पता होगा, कुछ बातें मैं बताता हूँ, इनको भी नहीं पता होगी। कैसे? इनका नाम क्या? शुक्ला जी? हाँ। इसका नाम शैली जी? हाँ ठीक है भाई, किसी को नहीं पता होगी, मैं बता देता हूँ। पता है क्या, जब हमारी इनसे सबसे पहली मुलाकात, आप सोचिए, हर आदमी को याद होती है सबसे पहली मुलाकात। हमारी सर से हुई सबसे पहली मुलाकात भाई, हाथ वाथ मिलाया गया। हमने पूछा सर, क्योंकि नाम तो हमने बहुत सुना था उस टाइम, कोई ऑनलाइन तो है नहीं। आज आप किसी टीचर का नाम सुन लो ऑनलाइन में तो आपको चेहरा पता है कि भाई ये है। ऑफलाइन में नाम सुना है आपने, लेकिन आप, मुझे लगता है कि नवंबर 2012 से पढ़ा रहे हैं। नवंबर 2012 से। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हम 2012 जुलाई से धक्के खा रहे हैं, ठीक है, 5 महीने पहले से। तो अब जब मैं भी सच मायने में 12 जुलाई 2012 से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो वो आसपास ही मान लो, बस हम 8 जुलाई 2012 से, तो बिल्कुल आसपास। बट वही रहना मुझसे पहले ही है, नहीं पढ़ाने में, मतलब वही। अब हमारे पास तो कोई और काम मिल नहीं रहा था, तो यही। लेकिन उस टाइम 250 रुपये घंटे से हमारी शुरुआत हुई थी। आप भी बता दो कि आपकी कितने से हुई थी? मुझे इतनी थी, 200 रुपये घंटे। 200 250 से ही वही चलता था। 200-250 महीने के 17,000 रुपये बन जाना, ये बिगेस्ट डील होती थी कि यार इतने बन गए। सर शुरू से ही बहुत बड़े कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनका विजन बड़ा था, हमेशा से ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे के 1-2 साल पहले ही नाप लेते हैं। हम इंस्टेंट वाले बंदे हैं कि कभी आगे क्या होगा देखा जाएगा, सही है, क्या पता कोविड आ जाएगा, निपट जाएंगे, उतना आगे का नहीं सोचते, कभी शुरू से ही नहीं सोचा। इसलिए वहाँ पे गए भी, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन वहाँ पता चला कि हाँ भाई बहुत बड़े टीचर है। तो जब इनसे पहली मुलाकात हमारी हुई और हमने पूछा, और हमारी भी आदत है थोड़ा सा हाथ वाथ मिला के पूछा क्या है, तो इन्होंने अपने आप को बताया जिस कोचिंग में पढ़ाते थे। नाम हम लेंगे ही नहीं किसी का, नहीं ले लेते, पैरामाउंट में पढ़ाते थे। तो इनसे हमने पूछा, पता क्या बोला इन्होंने? मैं सर पैरामाउंट में एक छोटा सा रिसेप्शनिस्ट हूँ। 4-4, 5-5 गणित की किताबें भी इनके हाथ में थी उस टाइम, लेके जो काली कवरी हो रखी थी वो। तो मैंने हो सकता है समझा कि किसी टीचर के साथ रहते भी होंगे और
देख लेते होंगे भाई। वहां से शुरुआत हुई, वहां से पता है क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ बातें तो ये भूल गए होंगे, उम्र के साथ साथ आदमी भूल जाता है, मैं थोड़ा जवान हूं अभी, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां पे हमारी बहस चली भाई कम से कम 2-2.5 घंटे, याद होगा आपको, 2-2.5 घंटे सवालों पे बहस चली। अब तो ये चलती नहीं, अब तो टीचर उलुल जुलुल बातों पे भिड़ते हैं। उस टाइम हमारी 2-2.5 घंटे सवालों पे बहस चली। एक बीके सिंह सर थे, क्लास उनका ऑफिस था 4 सवाल वो फेंक। आपने एक बात कही कि भूल गए होंगे, लेकिन आप भूल गए, मैंने याद दिलाया आपको। नहीं, आपने इसका मतलब बुजुर्ग कौन हुआ सर? ठीक है, इन्होंने, अब मैं कुछ भी ऐसी बात बोलूंगा नहीं, जो होगा वही बताऊंगा, ठीक है। वहां पे चाय आ रही है बैक टू बैक, और वहां पे तेज आवाज में डिस्कशन भी हॉट हो रहा है। ये नहीं कि कोई नॉर्मल आप ये सवाल तोड़ दो, वहां पे पहले ये बोला जाता सवाल तोड़ कौन देगा, ये लैंग्वेज होती थी, ये सवाल तोड़ो, ऐसे सवाल टूटे जा रहे, ये बात होती गई। और हमारे घर तो उस टाइम नए नए हम आए, जब दुर्गा जी बाहर आए पता करने, अच्छा आवाज आ रही है बार बार, पिताजी हमारे फोन में, लड़ाई हो गई, क्या हुआ, क्योंकि आवाज खूब तेज आई थी। उस दिन मैं तो वहां से चला आया था, लेकिन मुझे ये बात बीके सिंह सर ने ही बताई थी कि इन्होंने एक बात हमारे बारे में उस दिन कही थी कि ये आदमी एक दिन अच्छा करेगा लाइफ में। आपने कही होगी, ये इन्होंने कही थी कि ये जो है आदमी ऐसा करेगा, और वो चीज़ को सत्य होने में खैर बहुत साल लग गए। 2012, 13, 14, 15, 16, 17 में जाके वो पहचान मिल पाई। तो वहाँ से हमारी पहली मुलाकात थी, उसी टाइम की 2012 की, जब सर थे। तो ऐसे करके तो वो बात, और जो आपने कही कि ये धुलने वाली बात, मुझे ऐसी कोई लाइन याद नहीं आ रही, पता है क्यों? वो जो आप कनेक्ट कर रहे हो वो पता है उस बात से निकल के आ सकती है जिसमें आपने वो कपड़े वाली बात बोल दी थी। उसके जवाब के अलावा मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही होगी जो नहीं आप भूल जाते हो। केवल मेरे को नहीं, आपने किसी को तो नहीं बख्शा है। और आपने एक जो बात कही कि इनका विजन ठीक रहता है, तो ये बड़े इंस्टीट्यूट में चले गए और मैं किसी दूसरे में पढ़ा रहा था। हाँ। उसका एक कारण ये भी है कि ये एक जगह रुकते भी नहीं है। हाँ, और इनकी किसी से बनती नहीं है सिवा मेरे। हाँ, ये भी बात कह सकते हैं। मतलब कि देखिए, मैं इस बात को बनती को नहीं बोल के, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे अगर कोई मैथ्स का टीचर ऐसा हो जो सच मायने में, जिससे मुझे वैल्यू मिली है, मैं ये दिल की बात बता रहा हूँ सीरियसली, जिसने सच में दिल से अगर वैल्यू की है, पीछे की बात कर रहा हूँ मैं, आगे तो कोई कुछ भी बोल दे वो अलग बात है, तो उसमें अकेला इनका नाम आएगा। ये बात आप भी मानोगे नहीं? मैं खुद के लिए ताली बजाता हूँ। ठीक है, ये बात मैं मानूंगा कि अगर कोई, क्योंकि गणित के टीचर को कुछ समझता ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो वो चीज़ जो इन्होंने पहली बार कही थी, वो आगे भी मुझे बहुत लोगों के द्वारा भी सुनने को मिलती है। अलग लोगों के, हम सर से मिले तो उन्होंने ऐसे बोला। जैसे एक टीचर हैं, बड़े फेमस हैं, क्या नाम है, बड़े फेमस थे बेचारे, अभी तो पता नहीं पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, धांसू सर। हाँ, वो तब इनके पास आए थे जब ये दुल्हने वाली लड़ाई चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरे बारे में तो जरूर कुछ ना कुछ बोला ही होगा। उन्होंने मुझे बताया कि भाई, मैंने कहा मेरे बारे में बोले? उन्होंने कहा था कि वो आदमी दिल का बहुत सही है, बहुत सही आदमी है वो दिल का। तो मैंने उस दिन भी सोचा था कि आपको मैसेज करो, फिर मैंने कहा कभी मुलाकात होगी तो इस चीज़ को बोलेंगे। नहीं, मेरे पास वो आए थे जब आप किसी पॉइंट पे मुझे धो रहे होंगे यूट्यूब पे, अलग अलग स्टेज पे धोते रहे हो आप, केवल मुझे ही नहीं, ये सौभाग्य सभी मैथ के टीचरों को मिला है जिनको आप धोते रहे। तो उस समय शायद धांसू सर आए थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें आपके लिए कही होगी, तो मैंने उनको फिर आपकी तारीफ़ें करके बताया था कि वो आदमी मेरे लिए धो जरूर रहा होगा मुझे, लेकिन उनकी जो अच्छी चीज़ है उससे हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी, उसमें भी जो मैंने बीके सिंह सर के इंस्टीट्यूट में हम बैठे थे उनके ऑफिस में, तो मैंने वहाँ पे जब आप चले गए थे, तब मैंने कहा था कि उस समय मतलब आप बिल्कुल जैसे मेरी और उम्र आपकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं। अभी आपकी उम्र कितनी है? झूठ मत बोला करो यार, ये झूठ तो मत बोलो ऑनलाइन भाई, ये काट देना सर। ये पॉडकास्ट मेरा है सर, मैं एडिट करूंगा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है सर? यार हमारी आपकी उम्र में 7-1 साल का अंतर होगा। माइनस में नहीं जाना सर, प्लस में आओ। नहीं 7-1 साल का नहीं होगा हमारी आपकी उम्र। कितनी उम्र है सर ये तो बताओ। अब आप अपनी में से 7 घटा के बताओ। ये थोड़ी है, इसको एक्स थोड़ी मानूंगा मैं। बताओ सर कितनी? 38 साल? अरे नहीं यार, तो मैं अपना आई कार्ड दिखा सकता हूँ। तो उम्र कितनी है सर वो बताओ। तो आप ऐसे, मुझे लगता है कि मैं बताऊंगा आप मानोगे नहीं। ये हालत है, मैथ के टीचर की उम्र नहीं पता इनको अपनी। नहीं मुझे पता है। अब आप देखो, आइडिया लगा लो, आप देख लो खुद, ये डेट ऑफ बर्थ है, सबको नहीं पता चलनी चाहिए। आप इस पे तो झूठी नहीं लिखी होगी। आपका ये जीएसटी इंस्पेक्टर का ही कार्ड है? हाँ, अरे वाह। ज्वाइन किया। अब आप देखो, इसमें तो गलत नहीं लिखी होगी सर। आपकी एज 1990 में आपका जन्म है, ये तो बड़ी अच्छी तो आपने तो बोल दी यार सबको। ये सर का, अभिनय सर का जीएसटी इंस्पेक्टर का आई कार्ड इन्होंने अभी तक रखा हुआ।
तो ये किस लिए रखा है, घरवाली को दिखाने के लिए, नहीं किसी नहीं और को नहीं, सर? बात क्या है कि जब गवर्नमेंट जॉब में गए थे। अच्छा, आपने फिर वर्दी पहन पहन के फोटो नहीं खिंचवाई कभी? मुझे ऐसा लगता है कि जब जॉब करी 4-1 महीने थी, हाँ। तो 4-1 महीने में मतलब वर्दी सिली, मुझे लगता है जिस दिन के आसपास सिली है उसके 1-2 दिन बाद तो रिजाइन ही हो गया है। अच्छा। ज्वाइन करने के काफ़ी दिन लग जाते हैं, जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको वर्दी पहनने का अधिकार भी नहीं है, नहीं। आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। और जब आप गवर्नमेंट में नहीं हो, तो जैसे आज के दौर में भारत सरकार लिखवाना भी गाड़ी पे गलत बात है। गलत बात है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट में, चाहे वो IAS ऑफिसर है, वो भी नहीं Illegal लिखवा है। सकता है अगर आपका प्राइवेट वाहन है तो। तो जब सर वो एक चीज़ मैं यहीं पे यही कहूँगा कि थोड़ा सा वो ये है, रील का ज़माना है और रियलिटी बहुत पीछे रह गई है, और इसीलिए शायद हम भी हाँ, जो दिखता है शायद वो बिकता है, वही उसी वाली। थ्योरी पे लेकिन लोग चल सर रहे मुझे हैं। भरोसा पूरा है कि ये चीज़ भी एक दिन फटेगी और रील का ज़माना भी फटेगा और लोगों को समझ में आएगा कि असली कौन है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। अब कारण? क्योंकि हर चीज़ 3-4 साल बाद मर जाती है सर। नफ़रत भी मर जाती है, मोहब्बत भी मर जाती है, अटैक भी मर जाता है, जो कुछ भी होगा, हनी सिंह भी मर जाता है। 4-5 साल बाद दोबारा से एक दौर आता है सबका। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी चरम पे है, जहाँ लोगों को समझ में आ रहा है। अलग अलग चीजें सर। दलजीत दोसांझ उठा, उठता रहा और आज बिल्कुल बहुत ऊंचाई पर चला गया। जो कहीं थोड़ा सा भी गलत होगा तो गिरने के चांसेस बहुत तेज गति से गिरेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। तो आप इसे सही थोड़ी मान रहे हैं, जो ये रील्स में हाँ, नहीं, चीजें ये दिखाई चीज़ जा रही हैं गलत है। सही नहीं है ना, तो सही नहीं है इसीलिए गिरेंगे। गिरेंगे, जेन्युइन बात है। सच्ची मोहब्बत भी नहीं गिरती। मैंने तो मोहब्बत की बात की इसलिए कि मोहब्बत मर जाती है, सच्ची मोहब्बत नहीं। अच्छा तमाम सर, लोगों की मर्जी। एक चीज बताना, ये आपकी जितनी भी रील वगैरह होती हैं, क्लास में भी आप मस्ती जो काटते हो, उसमें ये सच में लड़कियां सामने बैठी रहती हैं? तू बता शैली, तू बता प्रीति, तू बता सौम्या, प्रीति, तू बता ऋचा। सौम्या, ये कोई होती भी है कि बस मस्ती काटते हैं? नहीं होती हैं सर, नहीं होती हैं। बस वो मैं महसूस, बच्चों को अच्छा लगते रहे कि चलो सौम्या है, हम क्लास देखते हैं, कब वो बीच में आ जाए। बच्चों को वो उस उम्मीद में वो टिका रहता है। लड़कों के भी नाम लेते रहते हो रील में? हाँ हाँ, बाकी कोई ऐसे होता नहीं है। वो मुझे फील आता रहता है कि यार ऑफलाइन जैसा फील आता रहे, क्योंकि मैं आज भी मतलब खाली पढ़ाना ही नहीं, मुझे हर काम डूब के करना अच्छा लगता है। अच्छा। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे एकदम, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मज़ा आ जाए। जैसे आपके साथ बैठा हूँ तो मैं वक्त भूल जाऊँगा, आप कितना भी हो जाए, आपसे बातें होती रहेंगी। तो मुझे टाइमलेसनेस बहुत पसंद है। अच्छा, एक आप क्लास में ना शेर शायरी बहुत करते हो, तो रट के आते हो सर उसी दिन या पहले से होती है जहन में? नहीं, रट के नहीं सर, लिखी बहुत थी उसके लिए। एक आध सुनाओ ना सर। तो आपने एक शब्द कहा कि लिखी बहुत थी उसकी, उसके लिए किसके तो लिए? वो अभी है कि गई? मतलब नहीं कहेंगे इसको, मतलब जाता, हमने तो नहीं माना इसको कि कोई गया। आपने वो डायलॉग सुना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कि मैं मौत को टक से छू के आ सकता हूँ। तो आप ऐसे छू के निकल रहे हो हैं? सर मैं प्यार मोहब्बत या किसी भी चीज़ पे बच्चों को बस एक सलाह आज अपने अनुभव से ये हमेशा देता हूँ और फिर देना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में इतना इन्वेस्ट मत कीजिए जज्बातों को, पैसे को, मोहब्बत को, कि आप पूरी तरह खाली हो जाएं। क्योंकि खाली होने के बाद ना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। कई बार हम साथ चलने के सफ़र में ये भूल जाते हैं कि अगर लौटना अकेले पड़े तो कैसे लौटा जाएगा, और वही लोग दुखी भी हैं। इसलिए ज़िंदगी में हर चीज़ को रास्ता समझना है, मंजिल कुछ है ही नहीं। अगर आपने किसी को मंजिल समझ लिया तो आप जिसको रास्ता समझना था वो आपको सस्ता समझने लगेगा जब आप उसको पूरी तरह मिल जाते हैं। तो एवरीथिंग इज़ द वे, इंजॉय करते हुए चलना है ज़िंदगी को। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो फोकस नॉट ऑन नौकरी, क्या नौकरी ही लेनी है। आप अगर अपने आज को अच्छी तरीके से नहीं जी पाएंगे तो आप तैयारी ही अच्छी नहीं कर पाएंगे। आज मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है, नौकरी चाहिए बस, बट आज अच्छा नहीं बिताना, कल अच्छा नहीं बिताना, तो आप तैयारी करेंगे कैसे? ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बताना यार आप मुझे कि आपके साथ ऐसा होता क्या है कि आप बिल्कुल ठीक ठीक होते रहते हो, ठीक ठीक चलते हो, और फिर एकदम से कुछ गुब्बार आता है यूट्यूब पे, फिर किसी को लग जाते हो, किसी के पीछे, फिर शांत होते हो, फिर लग जाते हो। वो बीच बीच में कैसे आता है दिमाग में ये चीज़? नहीं पता, आता नहीं है मुझे ना इस बात से। कुछ भी गलत होता है ना तो पता है इससे मुझे तकलीफ हो जाती है। जैसे आप, ऐसा नहीं कि एसएससी ने गलत किया, तो मैंने चेयरमैन से लेकर के आप देखते हो कि मैं खूब
मुखर होके एकदम बोलता हूँ। बिल्कुल, मैं बोलते वक्त देखता नहीं हूँ कि इस चीज़ का इम्पैक्ट, मुझे पता है कि मुझे इम्पैक्ट से ठीक करना है। मैं उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाऊंगा कि यार मैं बोल। लेकिन फिल्टर लगाते हो गगन भाई को आप बहुत होते हो यार। फिल्टर लगा के और क्या? बिल्कुल भी फिल्टर लगा के नहीं धुला होगा, विदाउट फिल्टर ही धुला होगा एकदम। फिल्टर एकदम नहीं लगाया होगा। और उसकी वजह आप सोचो, आप सब विद्यार्थियों के भी सामने हैं, आप कभी भी, आप या हम या ये भी कोई भी नॉर्मल आदमी है भी आके अगर ये कह दे कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, कोई आके कह दे, तो मैं या तो इनको पर्सनली पूछूंगा यार सच में हुआ है, आप ऐसे ही कह रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे ही कहने वाले भी बहुत लोग हैं। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग हैं। आप देख लीजिए कि अभी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया तो तमाम लोग आके 1200 वीडियो बन गई। 2-4 लोगों ने तो इतना बड़ा जिम्मेदारी ले ली कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, रातों रात कर देंगे, पूरी जिम्मेदारी हमारी, हमें किसी से मतलब नहीं है। और आज वो लोग बिल में छुपे हुए हैं, सच बात, कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई भी चीजें नहीं हो रही हैं। तो आप मेरे बारे में लोगों को भी पता है कि मैं शुरुआत से जो बोलूंगा, अगर मैंने जिस दिन ये बात बोली थी कि मैं रिजल्ट रिवाइज करा दूंगा, या इससे पहले भी कोई बात बोली है यूएफएम को लेकर के, तो वो चीज़ें करी हैं। अब कोई बंदा आके इस तरीके से ये बोलने लगे, और कई बार बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो पीछे क्या बोल रहा है, कॉल करके वो क्या बोल रहा है, मैसेजेज पे क्या वो कर रहा है, तो वो फिर चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन कई बार सभी के अपने अपने विचार होते हैं सर, हर किसी को अपने अपने तरीके से दिखता है चीज़ें, और वो अपने तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और कई बार क्या होता है, लेकिन रिएक्शन सर रिजिड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप कह सकते हो मुझे ऐसा नहीं लगता, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता। बट अच्छा, आप ये नहीं कह सकते उन्हें भी गलत लग रहा है। नहीं, एक चीज़ बताओ, देखो वो एक चीज़ मुझे, मैं गगन भाई की ही बात लेके चलता हूँ। देखो उनके किसी चीज़ के ऊपर अपने खुद के कोई विचार हैं, उस विचार के पीछे उनके पास भी सुबह से शाम तक बहुत सारे बच्चे आए होंगे, बहुत सारे प्रूफ आए होंगे जिसके बिहाफ पे उन्होंने अपने विचार रखे। जब पहली बार उन्होंने कोई भी विचार रखा तो उसके लिए उसने किसी टीचर को ब्लेम नहीं किया, उसने अपनी तरफ से कोई विचार रखा। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप कह रहे हैं कि दिन है, वो कह रहे हैं कि रात है, कोई भी एग्जाम्पल दे लेते हैं। लेकिन जब आपने इस एसएससी वाला केस किया और आपने उस केस को फाइट किया, तो ये बताओ कि उनके विचार जो भी रहे हों, लेकिन उस चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो फाइनेंशियली पार्टिसिपेशन तो किया। तो मुझे लगता है कि हर एक टीचर के ना अपने अपने विचार हैं और अपने अपने तरीके से वो लड़ाई लड़ता है। इस बात में मुझे अब कहने में कोई दो राय नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर बच्चों के लिए पूरी ईमानदारी से कोई सोचता है तो वो केवल अभिनय और कोई दूसरा नहीं है। और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 दिन के अंदर अंदर प्रीलिम्स के अंदर 1100 कितने बच्चे हुए सर? 1134 बच्चों को एंट्री कराना, ये अपने आप में मैं कहूँगा कि एसएससी को बेसिकली रिजल्ट रिवाइज करने के लिए मजबूर करना, और वो भी रात को 4 बजे जग के सुबह एक ही दिन बचा था जिस दिन आपने ये काम कराया। मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम इतिहास में बहुत मुश्किल किया होगा लोगों ने। देखिए जैसे हम यहाँ मुखर्जी अपना हमारा जो ऑफिस है कैरवेल का, इसमें सर हम बैठते हैं तो रोज बच्चे आते हैं जिन बच्चों के इस बार रिजल्ट में दिक्कत होती है, और मैं इन रिजल्ट्स पे मुखर होकर कभी इसलिए नहीं बोलता कि जब एक आदमी मुझसे पहले से मुझसे कई गुना ज़्यादा जुनून से और मन से और अपनी तन से और धन से लगा हुआ है, तो मुझे उसमें लीड करने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी सक्षम है उस चीज़ को करने पे। और मेरी एक बार अभिनय सर से बात भी हो रही थी अभी, तो अभिनय सर ने बताया कि 40 लाख रुपए का खर्चा आया उसमें, और टीचर्स से जो कलेक्शन हुआ वो जितना भी हुआ, चाहे वो 5 लाख ही रुपए सारे टीचर से मिलके आया या 6 लाख आया या 8 लाख आया, लेकिन जिसने भी जो दिया वो काबिल के तारीफ, मतलब काबिल तारीफ है उसका। एक मुद्दा हमारा ये उठा कि सिर्फ और सिर्फ अभिनय सर उस चीज़ में हीरो बन गए, है ना, लेकिन सबको ये सोचना भी चाहिए कि जिस 1144 बच्चों के, 1134 बच्चों के घर में वो दिवाली मनी, उनके घर में खुशी, भरोसा आया लोगों के बीच में कि कुछ भी गलत होगा तो हमारे साथ कोई एक आदमी खड़ा है। जैसे एक विक्रमजीत सर है सर, मैंने ऑफलाइन का प्रोटेस्ट देखा, मतलब ब्रिलियंट आदमी है। उसने जो ऑफलाइन में उनकी बेचारे की आवाज़ भी खराब हो गई थी, वो 15-20 दिन कितने दिन वो प्रोटेस्ट चला था, उस बंदे ने क्या डेडिकेशन दिया है वहाँ पे। नीतू मैम है 2013 का और 17 का, क्या ज़बरदस्त काम किया उस लेडी ने, मतलब उस लेडी ने पूरा अपना इतना बड़ा एम्पायर रिस्क पे डाल के उसने वो काम किया। और अब 2024-25 में जो आपने काम किया ना सर, आप जैसे टीचर हैं तभी तक हम जैसे भी लोग सेफ हैं, बच्चों की भी उम्मीदें आपसे हैं और आगे भी ये उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और मेरा आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का मतलब भी यही था कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं,
तो अब ये लड़ाई किस चरण में है, किस तरफ हम इस लड़ाई को ले जाने जा रहे हैं, मैं उस पर अब जानना चाह रहा हूँ कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है सर। सर अभी जो पिछले आपने भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया, हमने भी दिया है, तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज हो रही हैं पहले नहीं थी। जैसे पहले कभी गलत सवाल नहीं आते थे। अभी क्या हुआ, एक दो गलत सवाल गलती से आए, एसएससी को बैक टू बैक पेपर लेना पड़ा, 2013-14 का एक साथ लेना पड़ा। तो वहाँ पे एसएससी से गलती हुई, एक दो सवाल गलत हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप रिप्रेजेंटेशन डाल के बता देना कौन सा गलत है। अब क्या होता है कि अगर वो फीस ना रखें तो बच्चा 100 के 100 सवालों पर रिप्रेजेंटेशन डाल देगा, ये गलत है, तो फीस रखना उनका दायित्व बनता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बोला कि फला सवाल गलत है और मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, अगर तुम्हें भी मालूम चल जाए कि गलत है तो आप मेरे 100 रुपये वापस कर देना, तरीका ये होना चाहिए। बात है। बट अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने गलत सवाल पूछने को एक धंधा बना लिया। एसएससी जेईई में 16 सवाल गलत पूछे गए। 2023 के केस के बाद एक दिक्कत और हो गई। 2023 में क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन गलत आ गए, जिसको लेकर के बच्चे कोर्ट में चले गए। बच्चे कोर्ट में गए, एसएससी ने माना ही नहीं कि हम गलत हैं, उन्होंने कहा नहीं 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 हम सही हैं। जब आप नहीं मानते हो तो फिर फैसला लंबा टिकता है। जैसे आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार 2023 वाला इतना लंबा चला गया, लोग पूरी तरह समझते नहीं है। बेसिकली आज कोर्ट में क्या होता है, अगर आपको एक ऑर्डर चाहिए, हमारी आपकी लड़ाई है और मेरे पक्ष में मुझे ऑर्डर चाहिए, सर 5 साल लग जाएंगे छोटी सी लड़ाई को सॉर्ट करने। जेन्युइन बात है। अगर मैं वहीं पे ये कह दूं कि यार मैं राकेश सर को 15,000 रुपए दे रहा हूं और लड़ाई सेटल कर रहा हूं, और राकेश सर भी इस पे एग्री हो जाते हैं कि जी 15,000 दे दो, तो फिर कोर्ट आपसे पूछेगा, आप कह देंगे मैं एग्री हूं, तो कोर्ट उसी दिन एक ऑर्डर देता है, उसको बोलते हैं कंसेंट ऑर्डर। वो तुरंत आ सकता है। क्यों आ सकता है तुरंत? क्योंकि दोनों पार्टियां सहमत है। अगर उसने मेरे पक्ष में दे दिया तो आप खाली नहीं बैठेंगे, आप क्या करेंगे, बेंच पे जाएंगे। बेंच पे मान लो आपके पक्ष में दे दिया, ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। तो ऐसे करके वो चलता रहता है 8-10 साल। तो आजकल कोर्ट में जो एक ट्रेंड है वो है कि कंसेंट ऑर्डर दे दो। अभी एसएससी वाले में क्या हुआ कि हाई कोर्ट में इन लोगों ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि 872 बच्चे ओवरेज हमने ले लिए हैं प्री में। अब इन्होंने वो कह दिया, एफिडेविट पे कह दी ये बात, तो वहाँ एसएससी को झुकना पड़ा। तो जज ने कहा कि जब आपने ले लिए हैं तो अब आप इन बच्चों को कैसे मौका दोगे जिनका हक मान लिया, आप इनको पेपर करा लो। तो बोले ठीक है सर हम करा लेंगे। तो वो कंसेंट ऑर्डर था। अच्छा, वरना जज भी शायद ये ऑर्डर नहीं देते। ओके, कंसेंट ऑर्डर दिया, और देते तो हो सकता है एसएससी उसको चैलेंज करने के लिए अगले दिन हाई कोर्ट चला जाता। तो 2023 वाले में कंसेंट ऑर्डर नहीं आ पाया, एसएससी ने माना ही नहीं कि हम गलत है। ओके, तो इसीलिए एसएससी ने उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। जबकि एसएससी पे लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने चले गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि नहीं आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा, तो वो लास्ट स्टेज थी। फिर एसएससी को कंप्लाई करना पड़ेगा, और सोचिए 2023 का पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा, क्योंकि सबकी जो ज्वाइनिंग है वो सब्जेक्ट टू द आउटकम है। ये बड़ी दिक्कत है कि सोचिए जो बच्चे नौकरी लेके बैठे, अब उनके अंदर में डर था, इसीलिए उन्होंने 2024 दिया। और मुझे तो लगता है अगर यही हाल रहा और कोर्ट का फैसला नहीं आया तो 2024-25 भी दे देंगे वो। तो ये सिस्टम ही फेलर है। अगर एसएससी मान लेती उसी वक्त, अब एसएससी ने तरीका क्या निकाला यार कि ये लड़ाई तो बड़ी बेकार हो जाती है गलत क्वेश्चन की, तो ऐसा करते हैं मार्क्स टू ऑल दे देते हैं। ओके, आप प्री के मार्क्स काउंट नहीं कर रहे, 130 सवालों की लड़ाई है, उस 130 में आप 10 क्वेश्चन बोनस दे देते हो, तो वो लड़ाई रह कितनी जाती है। अब 10 क्वेश्चन बोनस, चलो 120 तक बच्चा अटेम्प्ट करता और 10 छोड़ देता, तब तक तो ठीक था। उसने तो वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पेपर में, उसको ऑप्शन नजर नहीं आया तो उसने ऑप्शन भी खोजे। ये सब उसने टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके चक्कर में उसके और सवाल छूट गए जो सरल थे। तो फिर ये न्याय नहीं हो रहा बच्चे के साथ। ये गलती है इसमें कि एक बच्चा 10 घंटे प्रोबेबिलिटी पढ़ता है घर पे, एक बच्चा छोड़ देता है प्रोबेबिलिटी कि यार मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ के जाऊंगा। वहीं प्रोबेबिलिटी का 3 नंबर का सवाल आता है और उसमें 2 ऑप्शन एक जैसे मिल जाते हैं, वो उसको दोबारा करता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, फिर भी वो एक ऑप्शन टिक करके आ जाता है। एसएससी क्या करते हैं, टेंटेटिव आंसर की में वो एक ऑप्शन देती है, उसको लगता है मेरा गलत है 4 नंबर का, फिर क्या होता है आप कह देते हो बोनस टू ऑल, मार्क्स टू ऑल, सबको मिलेगा इसका मार्क्स, ये गलत है। चलिए मैं ये मान लेता हूँ आपने बोनस टू ऑल या मार्क्स टू ऑल एक सॉल्यूशन निकाल भी लिया, आपके पास भी बच्चे आए, उसके बावजूद भी समस्या रह गई, उसके बावजूद भी अभी भी 4-5 सवाल ऐसे रह गए जिनमें बच्चों को डाउट है जो वो कोर्ट जाना चाहते हैं, यानी लड़ाई तो वो फिर भी नहीं खत्म हुई। जब आपको मार्क्स टू ऑल देना था तो उन 3 क्वेश्चन पे भी और दे देते, जो इन्होंने टेंटेटिव आंसर की में अलग दिया था और फाइनल आंसर की में अलग दिया। सर ये इतनी बारीकी मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे एक सवाल बिल्कुल सही है, उसका उत्तर है 16.8%, लेकिन उसके एक ऑप्शन में 14.3% है, तो इन्होंने उसको मार्क्स टू ऑल दे दिया। ये तो गलत था कि भाई वहाँ पॉइंट लगाना आप भूले। आज हम लोग एक 10,000 के मोबाइल में भी टाइपिंग करते हैं, वो भी ऑटो करेक्ट कर देता है। अरे वाह, ये किस में टाइपिंग कर रहे हैं जो इनके यहाँ ऑटो करेक्ट नहीं हो रही, स्पेलिंग ठीक नहीं हो रही।
यानी कि इन्होंने सच में धंधा बना लिया है। इनको लोग घुसाने हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। आप बताइए, वो पब्लिक नहीं किया है कि किसके कितने बड़े हैं। मैं कैसे मान लूँ कि इन्होंने कुछ बच्चों के मार्क्स 100 नहीं बढ़ा दिए होंगे ये सोच के कि इसको कीबोर्ड नहीं काम किया था आधा घंटे और हमने नॉर्मलाइज कर दिया, और ये कोर्ट में भी जवाब दे देंगे अगर हम ऐसे 2-4 लोग भी लेके जाए। अच्छा, ऐसा इन्होंने कभी लिखित कोई बोला है कि अगर कीबोर्ड काम नहीं किया और किसी स्पेसिफिक बच्चे का काम नहीं किया तो हम उसको नीट में हुआ था ऐसा, एक बच्चे के 667 से 720 मार्क्स हो गए थे, इसलिए कि उसको पेपर में टाइम कम मिल पाया था 15 मिनट। तो नीट में हुआ, एनटीए ने किया। लेकिन ये तो फिर ऐसा काम हो जाएगा जो प्योर सेटिंग का काम जैसे हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो वो होगा कि पढ़े लिखों के नाक के नीचे नहीं, नाक के ऊपर चीटिंग की गई और रूल बना के चीटिंग की गई। सर मैं सारे ग्रुप्स फॉलो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब में हूँ टेलीग्राम में, तब भी मेरी नज़र में 5-6 हज़ार से ऊपर सेलेक्टेड बच्चा नहीं आता। ये कौन बच्चे हैं जो ना आपसे पढ़े ना हमसे पढ़े, जो गांव में बैठे हैं, जो किसी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं आ रहे हैं। जबकि एसएससी ऐसा तो है नहीं कि वो पुराना दौर बचाएगी, फॉर्म फिल करके भेजना होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, हर बच्चा ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। तो अब जब एक लड़ाई चली कि सिलेक्टेड वर्सेस अनसेलेक्टेड वाली, तब तो 18,000 लोग तो वो सामने आ जाने चाहिए थे। बिल्कुल। कहाँ छुपे हैं जो 2-3 हज़ार का ही ग्रुप आ रहा है, और हर बार पोस्टें वैकेंट रह जाती लास्ट में। हाँ, मैं तो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हमने 1000 सिलेक्शन दिए, हम कह रहे हैं जी हमने 300 दिए, मैं और सबको भी जोड़ लूँ तो भी मेरे पास 2500 से ऊपर नंबर नहीं है यार। अब आप कहेंगे कि भाई पेपर इतना सरल आ रहा है, कोई भी सेलेक्ट हो जा रहा है। ये मैं एक अपने शंका बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, वरना अगर ये ऐसा ना हो तो बीपीएससी क्यों पागल है नॉर्मलाइजेशन के लिए, यूपीपीएससी क्यों पागल है नॉर्मलाइजेशन के लिए कि बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को नाइंसाफी का फॉर्मूला बना दिया। बिल्कुल ठीक बात है कि 2000 जिसका 18 तारीख को पेपर है उसके भी 180 हैं सेक्शन 1 में, और जिसका 2020 को पेपर है उसके भी 180 हैं। एक के 7 नंबर बढ़ते हैं, एक के 21। ये कहाँ का न्याय है? अगर एक बच्चा 180 में 180 लेके आ जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका पेपर सरल था या कठिन था। आप ये नहीं जज कर सकते। ये हो सकता है कि कठिन में भी 180 लाता, आपने तो उसको अपने टैलेंट प्रदर्शन पे ही रुका दिया। इसमें मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि 18 तारीख वाले में जो इन्होंने रीटाइपिंग टेस्ट लिया, ये कितनी बेसिक सी मिस्टेक करते हैं कि आपको रीटाइपिंग टेस्ट लेना पड़ रहा है। उसमें 20,000 बच्चे पेपर देने नहीं गए। अब हमें क्या पता कि आपका फॉर्मूला किस तरीके से काम करा है, उसने कितना इम्पैक्ट किया है। वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आपने खुद कोर्ट में ही मान लिया था कि 800 कुछ बच्चे गलत तरीके से ओवर एज सेलेक्ट हो गए, हम इसको सिलेक्शन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इनको नौकरी तो नहीं देंगे, तो आप उन्हें टहलाने ले जाते हो मीन्स तक। ये उनको एडमिट कार्ड जारी किया, चलिए ये भी सही। आप एडमिट कार्ड जारी करके बोल सकते थे ऐसे लोग पेपर देने ना जाए, नहीं बोला। आपने उनका मेंस भी लिया, तो आप मेंस में तो उनके रिजल्ट को इवेल्युएट ना करते। यहाँ इन्होंने कहा है कि जिसका टाइपिंग टेस्ट ठीक नहीं है उनका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा, और जो ओवरेज है उनका पेपर इवेल्युएट होगा। इन्होंने उन 800 बच्चों का भी पेपर इवेल्युएट किया है और नॉर्मलाइजेशन में उनकी भागीदारी है, और वो सब क्रीम बच्चा है जो ओवरेज वाला है, काफी सालों से तैयारी कर रहा होगा, तो उससे 20 के एवरेज पे फर्क पड़ा है। ये चीज। दूसरी चीज सर सबसे बड़ी जो निकल के आ रही है वो ये कि जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, लास्ट ईयर के आरटीआई में बच्चा बता रहा है 84 में 55 सीटें खाली रह गई। क्यों? क्योंकि उसमें 3 साल स्टैटिस्टिक्स चाहिए आपको, और ये केवल टिक कराएंगे बस, आपका है या नहीं। आपका भले ही 1 साल है, आपने टिक कर दिया, आपको नौकरी मिल गई। अब क्या होगा जब फाइनल में बच्चा डीवी के लिए जाएगा, डिपार्टमेंट एसएससी तो ले ही नहीं रहा, वहाँ वो जाएगा ही नहीं। उसको पता है अच्छा 3 साल चाहिए था, उसने तो बना मजाक में उसने पोस्ट तो सारी भरी, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसको जीएसओ मिल गई। उसको उम्मीद होगी मुझे कोई और मिल जाएगी, लेकिन अब जो जीएसओ मिल गई उसको सिर्फ गलत टिक की वजह से, तो उससे वो बच्चा बाहर रह गया जो 0.5 से रहा है, 1 से रहा है, उसको वो नौकरी मिल सकती थी। वो तो सिंगल पोस्ट थी, आप उसमें वेटिंग भी दे सकते थे। हमारी लड़ाई अभी भी इस चीज़ की है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में वेटिंग होनी चाहिए। आप अगर वहाँ 150 पोस्ट हैं तो आप 200 बच्चे भेजो डीवी के लिए, क्योंकि वह तमाम बच्चे, मैं उन बच्चों के ग्रुप में भी हूँ और ये मॉनिटर कर रहा हूँ। बच्चा कहता है यार मैंने तो बीटेक किया, एक बार पढ़ा है बस 1 सेमेस्टर में, जबकि उसमें 6 सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स चाहिए। अच्छा, मेरी एक बार आपसे बात हो रही थी जिस दिन रात को आपसे मैंने फ़ोन किया था कि कोर्ट केस वाली जिस दिन थी, तो आपने कहा कि सर मेरी एसएससी वालों से बात हुई इस पर, तो मैंने आपको कहा था कि सर इसका वेटिंग लिस्ट का मुद्दा उठाना, तो आपने मुझे कहा कि सर वेटिंग लिस्ट है ना टेक्निकली निकालनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं। तो अब उस चीज़ का डाटा तो शायद किसी के पास आता ही नहीं होगा, कितनी पोस्टें खाली रहेगी किस किस जगह पे, और उस पोस्ट पे फिर वो वेटिंग लिस्ट लाते भी नहीं होंगे, और इसी वजह से वो अगले साल वही वैकेंसी फिर से दोबारा से जोड़ देते हैं। तो अभी सच मायने में अगर बात करें तो आप जैसे जागरूक आदमी से जो एक एक बच्चे को जानता है, एक मतलब वो वक्त जहाँ पे अभिनय सर का नंबर लगभग हर बच्चे के पास है, जबकि आप जानकर हैरान होंगे इस बात को कि अभिनय सर की डेली
कैरियर ऐप पर लगभग 9 घंटे क्लासें होती हैं। एक आदमी डेली 9 घंटे पढ़ा रहा है और उसके बाद एक एक सिंगल बच्चे के पास सर का नंबर है और सर हर एक बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद उसकी बात सुनते हैं और उसका समाधान देते हैं। और बहुत सारे बच्चे मुझे याद है करीबन 12:30 बजे के आसपास रात को मेरी सर से बात हो रही थी। फाइनल पिटीशन जिस दिन जा रही थी, जिस दिन वो वकील ज़्यादा अड़ियल हो गया था पैसे के लिए, उन्होंने कहा, सर ने मुझे कहा कि सर बच्चे इस हालात में हैं कि आत्महत्या कर जाएंगे अगर उनको परिणाम ला के नहीं दिया। और मैं वो टीचर नहीं हूं जो फालतू में आके यूट्यूब पे नेतागिरी कर गया कि मैं केस लड़ रहा हूं और फिर मैं लड़ूं नहीं। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी सामना करना पड़ता है। 9 घंटे डेली पढ़ाने के बाद कैरियर ऐप पे इस चीज़ की गवाही मैं दे रहा हूं, क्योंकि कैरियर ऐप पे सर की क्लासें रहती 9 घंटे क्लास लेने के बाद अगर ये आदमी 4-4 बजे तक पिटीशन को चेक कर रहा है, एक एक चीज़ को वर्डिंग को चेक करने लग रहा है, तो सच में बड़ा काम है। लेकिन अब मैं आपको ले जाना यहाँ चाहता हूँ कि सर उलझन बहुत गंदे लेवल पे है ना। और ये जैसा आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि यूपी SSSC या यूपी सिविल सर्विस वाला जो है, इसमें इन्होंने नॉर्मलाइजेशन मना कराया। बिहार में लड़ाई इसी बात की हुई, खान सर ने इस चीज़ का विरोध किया। तो नॉर्मलाइजेशन तो मतलब एक मायने में बहुत गहरा हथियार है ना। ये समानता के अधिकार के लिए बनाया गया था, बट इसका भी मिसयूज होने लग रहा है अब। तो अब दूसरी एक वजह ये भी है कि जब बच्चा बहुत सारा हो जाता है और जब बच्चे अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देते हैं, देखो यूपी PCS मुझे नहीं लगता कि इतने बच्चे होंगे कि अनेकों शिफ्ट में होता है, वहाँ तो 1 से 2 शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो CGL प्रीलिम्स महीनों चलाने पड़ते हैं, रेलवे के एग्जाम महीनों चलाने पड़ते हैं। तो यहाँ उसको, और देखिए सर हम कह बेशक दे, लेकिन कई बार जो सवाल आपको, जैसे अभी हम और आप सवाल डिस्कस कर रहे थे, आपने एक जेई का क्वेश्चन बनाया, एक बच्चा आया था जेई का इंटरव्यू के लिए, सर से बात कर रहा था, उनके बारे में सर ने कहा कि ये सवाल है, अगर ये कर दें तो मैं मूछें मुड़वा लूँगा। और मैंने कहा दिखाओ यार सर, करके बताना क्या है। और सर ने वो चुटकियों में तोड़ दिया उसको सवाल 2 सेकंड में। तो बात ये होती है कि जो सवाल आपके लिए आसान है वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए आसान हो। तो आप लोग भी, कई बार हम ये विरोध तो कर देते हैं कि यार नॉर्मलाइजेशन हटनी चाहिए, लेकिन और आप कहते हैं कि क्या इतने क्वेश्चन बनाना एक सिस्टम के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन ये सच मायने में आसान काम नहीं है, क्योंकि जब इतनी सारी शिफ्टें होती हैं तो आप लेवल बहुत हद तक डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको कितना ईजी लग रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि बच्चों पे। तो उस जगह पे आपके हिसाब से फिर क्या रेमेडियल सॉल्यूशन लिया जाए? आपने इतना कमाल का क्वेश्चन पूछा है, मैं बता दूं। पहली बात ये सर, आपको भी याद होगा 2014 में आपका मुश्किल शिफ्ट में था, आसान में था? अब तो मुझे याद भी नहीं है, शायद आसान में ही होगा। आसान में होगा सर। ठीक है। पता है एक शिफ्ट कितनी मुश्किल आई थी, वो जो राहुल राणा ने जो 200 नंबर लेके आया था, वो 110 पे अटक गया था, 96 कट ऑफ गई थी। मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ, मेरी याददाश्त और भी अच्छी है सर इसमें। मैं शायद ईयर आगे पीछे जरूर हो सकता है एक आध गड़बड़। 2013 का मेंस हुआ सर, बच्चे सेलेक्ट हुए, मुझे करेक्ट करना अगर गलत हो तो मैं, या तो ये 2013 या 14 में बात थी है। और 2013 में क्या हुआ कि बच्चे मेंस का पेपर दे के आए, फाइनल रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद वो विरोध हुआ और वो पेपर आपको याद होगा कैंसिल हुआ, पूरा कैंसिल हुआ। फाइनल रिजल्ट आने वाला ही था, आने वाला नहीं आया था, मेंस हो गया था। मेरे सर उसमें 162 थे इंग्लिश में, जो आज तक कागजों पे नहीं है, बच्चे कहते हैं इंग्लिश नहीं आती, उसी में आए थे। पता है उसमें कैसे आए थे? PQRS। अब आप समझ के बताना कि सर किससे बात कर रहे हैं। गुड और बॉय ऐसे वाले आए थे, वो एक सिंगल वाले 20 के 20 सही, 162 नंबर। इतना सरल पेपर कभी नहीं आया था इंग्लिश का। तो उसमें क्या हुआ था कि सर मैं पैरामाउंट में पढ़ाता था नीतू मैडम के गाइडेंस में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो बच्चे मेंस का पेपर हुआ और उसके बाद लगभग बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था, जिनका होना था, पता चल ही जाता है कि सर क्या है। उसके बाद वो दोबारा से पेपर कैंसिल हुआ और फिर से प्रीलिम्स हुआ। और उसकी तारीख थी 13 जून का शायद वो शिफ्ट थी एक। तो 13 जून को मॉर्निंग का पेपर था सर वो, और सर वो इतना गंदा पेपर बनाया हुआ था, 13 जून मॉर्निंग का, अगर मेरी डेट याद हो, इतना गंदा पेपर बनाया हुआ था कि जो बच्चे 2013 में पहले वाले में मेंस क्लियर कर गए थे, उन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं जो मेंस क्वालिफाई करके टाइम एंड वर्क का वो सवाल कि A+B A+B+C से 4/3 उत्तर आता है, वो 2014 का भी था। हाँ, तो 2014 का मेरे को डेट थोड़ा सा, टाइम एंड वर्क के सवाल इतने खतरनाक थे। तो आपने देखा ना सर, जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करके तो वो प्री नहीं कर पाए, बिल्कुल।
तो इसका तो बहुत गंदा रोल है। वही तो, अब अगले दिन हमारी शिफ्ट थी, अगले वीक में हमारे में पता है क्या सवाल पूछ रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली, इतना सरल। हम इतने किस्मत वाले रहे पता नहीं एसएससी के लिए कि कभी मुश्किल शिफ्ट में फंसाए ही नहीं गए, वरना तो इतना मुश्किल पेपर था वो, बहुत ज्यादा। तब पता, और 2015-16 में भी ऐसा था। 16 वाले में तो मैंने 3.5 मिनट में कर दी थी 25 साल, 175 थे प्री में, इतना सरल पेपर फंस गया। तो फिर ऐसी सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन ना हो तो क्या करे? ना क्या करे, तो वहीं से ये थॉट आया कि यार नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए। अब बच्चों को दोनों तरीके से दिक्कत है। अब आप ही बताइए, आप चाहते हैं कि पेपर का लेवल इक्वल रहे, अब वो एसएससी क्या कोशिश करती है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर। एक शिफ्ट में कहती है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 93 इवन नंबर। अब यहाँ पे शिक्षकों को ये शिकायत है कि आप एक जैसा पूछ रहे हो, बच्चा बता देता है कि क्या आया था, और कुछ शिक्षक ऐसे कि एनालिसिस करके बता देंगे। वहां ये दिक्कत, यानी एसएससी बदल के सवाल पूछ ले तो डिफिकल्टी लेवल में दिक्कत है। और डाटा बदले नॉर्मल सिर्फ, तो फिर वो पेपर रिपीट हो रहा है, पेपर रिपीट हो रहा है। जिसकी पहली शिफ्ट है उसकी किस्मत खुल गई ना, दूसरी शिफ्ट है उसकी किस्मत। नॉर्मलाइजेशन आप नहीं हटा सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जरूरी है। ये हो सकता है कि आप चलो प्री में क्वालिफाइंग है, मार्क्स मतलब नहीं है उतना मार्क्स का, तो आप प्री में नॉर्मलाइजेशन रखो और कोशिश करो कि मेंस में हम एक ही शिफ्ट में पेपर कराएंगे, भले ही पूरे हिंदुस्तान में हमें कहीं भी सेंटर देना पड़े बच्चे। अब इसमें दिक्कत क्या है, आप मुझे बताना जहां मैं गलत हूं। और ये मेरे भी इस पे विचार हैं, और इसमें आप ये मत सोचना कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो कुछ सोच रहा हूँ कि वो गलत है तो हम उसके ऊपर बिल्कुल अटैकिंग हो जाए, ऐसा नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाइंग में हम उसकी मेरिट कम कर देते हैं, लेट से हमने मान लेते हैं 130 कर दी मेरिट, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेंस के लिए वो बहुत बड़ी संख्या में आ जाएंगे। उसको फिर एक सिंपल सी बात है कि उसको फिर एक शिफ्ट में कराना इम्पॉसिबल हो जा रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम पे। तो जैसे एक तरीका ये है कि एक, लेकिन इसमें क्या है कि चरण थोड़े बढ़ जाते हैं। एक एग्जाम हो स्टार्टिंग में, उसमें 130 के आसपास या 135 या 140 रख लेते हैं हम क्वालिफाइंग स्कोर, ठीक है, 140 क्वालिफाइंग है, उसके बाद 2 चरण आप ले लो। लेकिन ये तो तय है कि मेंस जो एग्जाम हो, जो फाइनल आपका एग्जाम हो, वो किसी भी हालत में एक शिफ्ट से ऊपर ना हो, वो एक ही शिफ्ट में होना है। देखिए मजबूरी भी है शुरुआत में नॉर्मलाइजेशन होना, अगर नहीं होगा तो भी बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल मैंने जैसा कहा हर एक आदमी के लिए अलग अलग है ना। और ये भी ज़रूरी है कि मेंस एक ही शिफ्ट में हो, लेकिन इस बात के लिए ये भी ज़रूरी है कि मेंस बहुत थोड़े ही बच्चे बैठे, है ना। अगर मेंस इतने सारे बच्चे बैठेंगे तो नेचुरल एक शिफ्ट में करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी सी उलझन जरूर है वहाँ पे। और सर मुझे लगता है 1.5-2 लाख बच्चों का हमें लगता है कि मुश्किल है। जब हम आज एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वहाँ 2 लाख बच्चों का पेपर एक दिन में लेना मुझे मुश्किल नहीं लगता। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो आप थोड़ा पैसा डालिए, इतना बच्चों से कमा रहे हैं, फॉर्म फीस बढ़ा दीजिए और आप टीसीएस को बोलिए कि वो एक्स्ट्रा लैब अरेंज करें, और मुझे लगता है कि हो जाएगा। नहीं, एक्स्ट्रा लैब में भी सर दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है कि जैसे बिहार में पूर्णिया में लैब आपने सुना होगा, वो इंसिडेंट पेपर लीक कराते हुए पकड़े गए पूरी, इन्होंने फिर उसको रेलवे में भी दे दिया सेंटर। अच्छा, वो सेंटर रेलवे में भी दे दिया, बताइए। हाँ, वो तो सर। और एक बंदा जो भी पकड़ा गया वो कह रहा है मैं 2016 से सेटिंग कराता हूँ, मेरी लैब है। बिहार में तो लैब ऐसे खुलती है, इनके पास 10 लाख आए, मैं बोलूँगा लैब खोल ले, बहुत मोटी कमाई है। सर तो लैब ही खोली जा रही है मोटी कमाई के लिए। तो जो आप कह रहे हैं उसके उल्टे भी तो अर्थ आ रहे हैं ना। अगर हम ये कहते हैं कि टीसीएस अपनी लैब बढ़ा ले, तो टीसीएस लैब बढ़ाएगी नहीं। आप जैसे सौम्या जैसे इनसे कहेगी कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए और लैब खोलिए, और अगर प्राइवेट पार्टनर्स लैब खोलेंगे तो आप भी समझते हैं कि वहाँ लीकेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप मतलब मैं इस पे अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ अपने व्यू का। आपके हिसाब से क्या एक रेमेडियल सॉल्यूशन हो कि वो सेट बैठे? आपने सही कहा। देखो सर, एक तो ये है कि हम लोग इस चीज़ पे सजेशन क्यों देंगे। पहली चीज़ तो ये एसएससी की जिम्मेदारी है कि आप एक कमीशन है और आपको सही तरीके से भर्तियां फिल करनी है, ठीक है। आप ये हमसे नहीं कह सकते कि ऐसा करिए, बट ये है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को जहां आपको लग रहा है कि इतना चेंज आ रहा है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि भाई आप जहाँ 0.1% लोगों का एवरेज ले रहे हैं वहाँ 0.2-0.3% का एवरेज ले लीजिए। अगर आपको लगता है, आप उसको फ्लेक्सिबल रखिए। आपको लग रहा है कि यार ज़्यादा अंतर आ रहा है, ज़्यादा अंतर अगर आ रहा है, आपको लग रहा है ऐसा, तो आप उसको उस तरीके से फ्लेक्सिबल रखिए फॉर्मूले को। बात यहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा अंतर आ जा रहा है कि +24 -20, तो ये एसएससी को क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत है कि ऐसा अंतर आया क्यों। बच्चों में सर नाराज़गी ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चा नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। उसको ये लगता है कि जब ये एसएससी इतनी ज़्यादा नज़रअंदाज कर देती है कि ओवरेज कैंडिडेट को ले लिया,
चीज़ों को छुपाने की कोशिश करना। आपको पता है प्री के रिजल्ट में पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं आती थी, इसलिए ये चीज़ पकड़ में नहीं आई। इस बार डेट ऑफ बर्थ दी तो हमने पकड़ ली। इस बार इन्होंने क्या किया, मेंस में डेट ऑफ बर्थ देना बंद कर दिया। 2023 तक मेंस में डेट ऑफ बर्थ आती थी, किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं। अच्छा, इनका वो वाला हाल हो गया है कि 2019 में वो इंग्लैंड और उसका वर्ल्ड कप नहीं था कि भाई पहले मैच स्कोर, फिर सुपर ओवर, फिर सुपर ओवर, उसके बाद इस आधार पे जीत दे दो कि इसके, इस आधार पे भी बहुत लोगों को नौकरी मिली है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि इसके इक्वल नंबर थे, मुझे नहीं मिली, इसे मिल गई, तो शायद उन्होंने डेट ऑफ बर्थ या कोई और क्राइटेरिया लिया है। उन्होंने भी लिया होगा इसके नेगेटिव ज़्यादा है या कम है। तो बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन ही परेशान कर रहा है, बच्चों को ये मार्क्स टू ऑल भी परेशान कर रहा है, बच्चों को एक गलत सवाल पूछना भी परेशान कर रहा है। आज भी बच्चे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन जैसा था ठीक है, बट आप सही सवालों को सही मानिए। नहीं, ये तो मतलब वाहियातपना है। नॉर्मलाइजेशन भी देखो, नॉर्मलाइजेशन के पीछे की जो इंटेंशन है वो 100% गलत होने लग रही है। हाँ, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। और नॉर्मलाइजेशन के जो परिणाम आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, लेकिन वहाँ फिर भी आप मतलब बेशरम हैं, लेकिन 1% फिर भी आप चेहरा छिपा लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन ये कितना बड़ा फुअड़पना और वाहियातपना है कि आप 8-8 क्वेश्चन एक एग्जाम में गलत देने लग रहे हैं, और आप भारत सरकार के एक तंत्र को कहलाते हैं कि एसएससी एक ऐसा तंत्र है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनाता है, मिनिस्ट्रीज़ में एएसओ बनाता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो मतलब ये फुअड़ता की एक हद है, और मुझे लगता है क्वेश्चन गलत होना ना, ये तो बहुत बुरा काम है, इसको रुकना चाहिए। पैसा वसूल रहे हो उससे। और अभी जो लग रहा है एसएससी जेई के बाद, तो ये लग रहा है कि जानबूझ के कहीं कॉमा लगा दिया। ऐसी गलतियां एसएससी जेई में थी। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि वर्धा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब प्राइम में क्या है, ई की जगह ए लिख दिया है। अब बच्चे को रटा हुआ है नरेंद्र मोदी, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आ रहा है वो सवाल, अब इन्होंने उसको मार्क्स टू ऑल कर दिया क्योंकि प्राइम की स्पेलिंग ठीक नहीं थी। ये इस तरीके की गलती करके और लोगों को मार्क्स टू ऑल देना। जैसे अभी हमने एसएससी में काफ़ी बच्चे ऐसे पकड़े हैं जिनको बोनस मार्क्स, जैसे 10 सवाल थे तो 30 मिलने चाहिए, और जिनको 40 मिले। 40 क्यों मिले? क्योंकि उनके वो 10 के 10 सवाल गलत थे। तो ये कौन बच्चे हैं जो 10 में एक भी सही नहीं कर पाए और 40 के 40 इनको मिले? समझ रहे हैं? तो ये बड़ी बात है कि कुछ ना कुछ लगता है मतलब देखने में। और अभी इसलिए भी ये लड़ाई जीतना जरूरी है, या सही समय है लड़ाई करने का, जंग छिड़ने का एसएससी से, क्योंकि वो इस वक्त उसकी उंगली दबी हुई है, उसने गलती की है। उसने इतने सारे बच्चों को, नॉन ओवर एज बच्चों को मेंस तक के रिजल्ट में इवेल्युएट किया है। तो हम कैसे मान लें कि आपके रिजल्ट में अनफेयरनेस नहीं है? अच्छा, एक चीज़ सर, जो 1134 बच्चे हमने जो आपने कोर्ट के थ्रू बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जो क्वालिफाई करवाए थे, जिन्होंने मींस दिया, उसमें किसी का रिजल्ट आया कि नहीं आया? सर 12-13 ऐसे बच्चे हैं जिनका हुआ है। अच्छा, 12-13। बाकी मैक्सिमम को इन्होंने विद हेल्थ में डाला है। क्यों डाला है उसका भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। इस बार सबसे ज़्यादा बच्चे विद हेल्थ में डाले। आपको याद होगा कुछ बच्चे मैंने आपको बताया था मिलने आए जिनके सेंटर पे गड़बड़ हुई थी, वो पेपर ठीक से नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है। और उन्होंने बहुतों ने तो एफआईआर भी करवाई थी। एफआईआर नहीं तो एटलीस्ट एफआईआर नहीं, एप्लीकेशन तो रिसीव कराई थी, एसएचओ से भी और सेंटर हेड से भी। उस पूरे सेंटर के बच्चों को इन्होंने विद हेल्थ में डाला है। नहीं, विद हेल्थ भी डाला, और दूसरी चीज एक उनको नोटिस इशू कर दिए कि आप जवाब दो, और बच्चा अगर जवाब दे दे तो ये कह देते हैं योर जवाब इज बेसलेस, आपको डिवर्ट किया जाता है। और तुम्हें, हमने जब आवाज़ उठाई कि भाई ये OH BH के नाम पे भी घपले हो रहे, तब तुम्हें समझ आई, तब इन्होंने उनको नोटिस भेजना चालू किए। अगर ये सब चीज़ें तो इनको खुद देखनी पड़ेंगी कि कहाँ सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास CCTV है, इतना AI आ गया, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और इन बदतमीजों से 130 ठीक सवाल नहीं बनाए जा रहे। बच्चे को सर इससे दिक्कत नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं हो, उसको इससे दिक्कत है कि मैं जंग में मुझे पीछे खींच दिया गया, मुझे भागने ही नहीं दिया गया, मुझे मौका ही नहीं दिया गया। हाँ, मेरे पास एटलीस्ट एक वैलिड रीजन तो हो। अच्छा, आपके और सर ऐसा भी नहीं है जो अभी हम बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि मैं सर को बोलूं और ये कहूं कि आप 2-30 सवालों का इंग्लिश का पेपर बना दीजिए और डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम रखिएगा, जो दोनों बच्चों को ही अच्छा लगे। तो ये मुश्किल काम मुझे तो नहीं लगता, किसी एंगल से मुश्किल काम नहीं लगता। आपको कहा जाए कि गणित का बना दीजिए, तो आप देख लेंगे कि मैंने 18 तारीख की शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का डाल दिया है, तो मुझे एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का 2020 में भी डालना है। थोड़ा एफर्ट लगेगा इस चीज़ में, एसएससी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सर देखिए, कहानी क्या है कि इस चीज़ को मतलब मैं खुद से थोड़ा स्वीकार कम कर पाता हूँ कि हम सेम लेवल डिफाइन कर पाएंगे। जैसे सवाल में तो अगर हल्का सा भी डाटा घूमता है तो कैलकुलेशन लेवल बदल जाता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन फिर भी चलिए हम उस चीज़ को छोड़ते हैं। मैं आपसे अब सिर्फ ये बात जानना चाह रहा हूँ कि जो केस आपने फाइल किया, एक तो उसमें क्या क्या आपकी डिमांड है और उसका क्या स्टेटस चल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस समय जो बच्चे डिमांड करने लग रहे हैं, जो टीचर्स ने बोला है केस फाइल करने का,
जैसे नीतू मैम ने बोला, एक दो टीचर्स और ने भी बोला कि हम केस फाइट कर रहे हैं, तो क्या उनका केस अभी फाइल हुआ है कि नहीं हुआ, क्या स्टेटस चल रहा है? अभी तक सर किसी का भी केस फाइल नहीं हुआ है। एक स्टूडेंट जो काफ़ी सारे बच्चों को लीड कर रहा था उसने फाइल किया। अच्छा, स्टूडेंट ने ही केस फाइल किया अभी तक? केस फाइल किया और कल उसकी हियरिंग थी, तो बस नोटिस हो गया। लोगों को लग सकता है कि ये कोई जीत है, बट मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। क्यों नहीं वो तो मान रहा हूँ? नॉर्मल, अगर केस रजिस्टर्ड होगा नोटिस तो इश्यू होगा ही। तो नेक्स्ट जो है वो 22 तारीख को उसकी हियरिंग चलेगी, अप्रैल को। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि बच्चों ने हमें इतना कुछ दिया है और अब ये जब लौटाने का वक्त है तो हम सब शिक्षकों को मिलके इस चीज़ को करना था। लेकिन कुछ शिक्षकों ने आके कहा कि वो इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो हम मेरी आपसे भी बात हुई तो हम लोग भी खुश हो गए कि चलो ठीक है यार, अब शायद लोग मोटिवेट होकर इतना आगे आ रहे हैं। नहीं, मेरी उस समय बात हुई थी तो मैंने भी आपको यही कहा था कि अगर जैसे आदित्य रंजन सर है, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम जो भी केसेस होंगे उसका जो खर्चा होगा हम भुगतेंगे, हम केस उसको फाइट करेंगे, हम करेंगे। नीतू मैम ने भी कहा। तो सर का जैसे मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा कि तो अच्छी चीज़ है कि हमारे छोटे भाई अगर खड़े होके वो आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उनको बढ़ने देना चाहिए, बल्कि उनको मोरली और अच्छे तरीके से लीगली सलाह देने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे लड़ें और कुछ करके दिखाएं। बस फिर आदित्य रंजन सर से तो बात हुई तो उन्होंने तो कहा कि आप देखो इस चीज़ को, और उन्होंने मुझे ही कह दिया फिर कि आप देखो इस चीज़ को, अभी एक दिन पहले। बाकी नीतू मैम से कोई बात नहीं हुई, बट अभी तक जो लग रहा है वो यही है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ काम हुआ नहीं। तो अभी कल से ही मैंने लिया जिम्मेदारी, खुद से ही लिया मैंने, तो किसी ने मुझे दी नहीं। मैंने सोचा कि मैं फिर से मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और बहुत अच्छे से लड़ूंगा, क्योंकि मेरा सर ये मानना रहता है कि जीतना कहीं पे भी आसान नहीं है। बहुत शिद्दत झोंकनी पड़ती है, बहुत कुछ झोंकना पड़ता है, किस्मत भी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी नीयत चाहिए। नीयत यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम लड़ना भी चाह रहे हैं तो मैं देखता हूँ, मैं नाम तो क्या ही लूँ किसी का, कि सब ये पूछते हैं कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ बच्चों के लिए कभी की है, मैंने कभी भी बच्चों के लिए नहीं कुछ किया, तो अपना फ़ायदा नहीं सोचा, बट मुझे फ़ायदा देने वाले लोग आए हैं हमेशा। आप सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि आपको पता होगा पिछले 8 महीने पहले मैं खूब ये लीगल केसेस इन सब में फंसा हुआ था। किसी से कोई बात नहीं होती थी, एजुकेशन में तो किसी से नहीं हो रही थी, क्योंकि एजुकेशन से नाता ही खत्म हो गया था, पढ़ाना लिखाना ही नहीं था। आपका अचानक फ़ोन आता है, आप कहते हो कि यार आप आओ बैठ के बात करेंगे। मुझे पता नहीं लगा कि क्या बात करेंगे, बट मेरा ये रहता है हमेशा कि कहीं से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ भी बात है, तो मैं टालता नहीं, मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे मैंने आपको सलाह दी कि सर मुझे लगता है कि व्यवहारिक सलाह ये है कि इस तरीके से इसको निपटा दो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 22 मई को मुलाकात हुई थी और 31 मई को मैंने चीज़ें क्लोज कर दी थी। सारे केसेस आपने हटा दिए, सब कुछ मैंने ख़त्म करके हटा के, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बट जितना सीखा उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मैंने पे की। तो वही मैं मानता हूँ। लेकिन उसका एक फ़ायदा ज़रूर मिला होगा कि मेंटल पीस बहुत मिला होगा। बहुत मिला। और फिर जो चीज़ उस वक्त बहुत भारी लग रही थी कि यार इतने पैसे की कॉस्ट पे इसको ख़त्म करना, तो वो मुझे लगता है कि वो भी धीरे धीरे और 5-6 महीने गुजरेंगे तो वो भी हल्का हो जाए। कम से कम मैं आज बच्चों के बीच में हूँ, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो मैं कर पा रहा हूँ। और अभिनय सर में ये एक बहुत अच्छी आदत है, हम बहुत बार क्या होते हैं कि पब्लिकली इस तरह बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। ये आदमी वैसे तो अभिनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, जब इसके सामने माइक आता है तो मतलब दूसरा अभिनय निकल के आता है, लेकिन जब माइक नहीं रहता, कैमरा नहीं रहता, तो ये एक डिफरेंट ही अभिनय होता है। और इसके साथ सबसे अच्छी खास बात पता है क्या, ये वो टीचर हैं, देखो मेरी और इनकी उम्र में लगभग 7 साल का डिफरेंस है, ठीक है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, लेकिन इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है क्या कि जब इनको कोई चीज़ इनके सामने इनकी कमी बताई जाती है ना, चाहे वो गंदे तरीके से बताई जा रही हो। और मेरे साथ सर बहुत बैठते भी इन चीज़ों में, और पीछे भी जब ये केस वाले चल रहे थे सर के, जो जहाँ पहले कोई इश्यू थे, तो मतलब मैंने पहला आदमी ऐसे देखा है कि जो अच्छे से सुन लेता है बातें, उसकी कमियों को स्वीकारता है, हाँ सर ये आप ठीक कह रहे हैं, और कान का इतना पक्का है कि फिर उस कान के आसपास आके ना कोई भिन भिन नहीं कर सकता। देखिए मैं एक हमेशा अपनी एक छोटी बात कहता हूँ, जैसे अभी हमारे सामने गोपाल सर बैठे हुए हैं, तो इनको भी मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अभिनय में एक सबसे बड़ी खूबी है कि उसको जैसे उसमें कोई कमी दिखाई दे ना, और मैं बता दूं कि सर ये गलत कर रहे हो आप, इसको सुधार लो, तो वो आदमी तुरंत सुधारता है। और देखो सर, बड़ा आदमी वो होता है जो सबसे पहले अपनी कमियां ढूंढे या कमियां स्वीकारे और फिर उनमें सुधार करे। जब सर से मेरी बात हुई केस वेस के, तो मैंने कहा सर बाहर निकलो, आप प्योरली टीचर हो, है ना, आप केस कचहरी में इनमें दिमाग मत दौड़ाओ। इन्होंने बड़े खराब तरीके से मुझे कहा था भाई साहब कि सुनो, लोग भूल जाएंगे कि कोई अभिनय शर्मा गणित भी पढ़ाता था। जेन्युइन बात है, ये इन्होंने मुझे कही थी आज। और मैंने इनको एक बात और भी कही थी उस समय
मैंने कहा आपकी कीमत आप नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल, आपने है कही ना? थी कि आप, मैंने कहा आपने बेशक क्या था, संदीप महेश्वरी के शो में बोला था कि मैं 51 करोड़ रुपए लेता हूँ अरे एक वो क्लासेस के या उसके, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप 5100 करोड़ कमा सकते हैं, आपकी टीचिंग स्टाइल में वो दम है और मैं जानता हूँ कि आपकी कीमत क्या है। बस दिक्कत कहाँ है कि आप फालतू की चीज़ों में थोड़े से भटके हुए थे, कुछ चीज़ें इधर उधर से घिरे हुए थे। तो सर ने तुरंत उस चीज़ को स्वीकारा भी और उन चीज़ों को सुधारा भी। और सर मैं आज फिर से इन सब बच्चों के साथ एक आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे से उम्र में छोटे हैं इसलिए एक सलाह दूंगा। आप नेक दिल आदमी हैं, पहली खूबी, ईमानदार आदमी हैं, दूसरी खूबी बच्चों के लिए 100% है। हम शायद 99 हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं, लेकिन ये आदमी 100% है, पूरी तरह डेडिकेटेड है। चाहे इस आदमी को रात 4 बजे जग के बच्चों के लिए काम करना हो या 40 लाख रुपए खर्च करके कोर्ट केस से लड़ना हो, और उस स्टेज पे कोर्ट केस में लड़ना हो जहाँ इस बात का मतलब निश्चित नहीं कि जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि ये इनके हाथ में तो है नहीं, इनके हाथ में एफर्ट करना हो। चौथी इनके अंदर सबसे बड़ी खूबी पता है, आप जानते हैं क्या है? अगर किसी बच्चे को पढ़ना आता है, थोड़ा सा कहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर हैं वर्ल्ड में मैथ के। सर आप जो किसी को भी जो खींचते हो ना, तो पहली चीज ये है कि आप हल्का सा इशारा देके छोड़ दो। पहला पॉइंट ये, जैसे मान लीजिए सोम्या ने गलत कर दिया, तो आप यूट्यूब पे इशारा देके उस चीज को छोड़ दो। आप किसी चीज के ना इंटेंस में घुस जाते हैं, जैसे वो आमिर खान नहीं करता है एक्टिंग, दंगल फिल्म की एक्टिंग कर रहा तो 5 साल तक उस प्रारूप में ही घुसा रहा। मेरा कहना है आप उतना मत ले जाइए, आप चीज़ों को हल्के में रखिए सर। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सर सारे ही आपकी इज्जत करते हैं, सारे ही आपसे प्यार भी करते हैं। आप मुझे अगर धो रहे हैं यूट्यूब पे आज से 10 साल पहले भी, तो आपको ये नहीं पता कि मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँगा। क्यों? क्योंकि आप ही तो वो आदमी जो मुझे पकड़ के उठा रहे हैं कि भाई तेरे कंटेंट में ये सुधार करने की गुंजाइश है, सुधार कर। जो आपको आपकी कमी बता देना सर, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बिल्कुल। और शायद मैं और आप इतने अच्छे दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि मैं आपकी कमियां बता देता हूं आपको, आप मेरी कमियां बता देते हैं यूट्यूब पे, बस इतना सा फर्क है। तो आज एक चीज और बता दीजिए, वो कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि मैंने गणित को कुछ दिया या नहीं दिया। 2017 में जो मैंने चीज़ें कुछ बनाई, एक्स की ताकत को जीरो करने से लेकर ट्राइंगल के एंगल को जीरो करने के लिए, उसमें मेरा योगदान है या नहीं है? क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं उनको ये बात पता ही नहीं होती है। आज तो सब पढ़ा रहे हैं और मैं चाहता भी हूँ कि सब ये सब चीज़ें पढ़ाएं। नहीं, मैं इस चीज़ को आप उसके साक्षी हैं। हाँ, मैंने ये चीज़ तो अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कही कि वो अगर टीचिंग में जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर का मैंने एग्जांपल दिया, मैं तो उनका स्टूडेंट रहा हूँ तो इसलिए मेरे लिए वो भगवान है। लेकिन अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो यू आर द फाइनेस्ट टीचर, इसमें कोई दो राय थोड़ी है सर। और इतना जिगरा माँ के पेट से हम लेके बैठे हैं कि जो अच्छा है उसके लिए अच्छा कहते हैं, सामने भी और पीठ पीछे भी। ठीक है, अगर मैंने विक्रमजीत सर के लिए कहा है कि उन्होंने आंदोलन में आग लगाई थी, तो उस आदमी ने लगाई थी। अगर नीतू मैडम को मैंने आयरन लेडी कहा है तो इसलिए कहा है कि उस लेडी ने सब कुछ दाव पर रखकर बच्चों के लिए संघर्ष किया। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं उनके सामने तो शायद हो सकता है मैंने नीतू मैडम की कभी तारीफ नहीं की, लेकिन पीठ पीछे आप भी जब भी मिलते हैं मैं हमेशा कहते हैं यार उस लेडी ने कमाल करा है। तो दिल की वो भी बहुत हाँ, साफ है। और मैं आपके लिए भी यही कहता हूं कि यू आर द फाइनेस्ट टीचर। आपने जो मैथ को दिया है, बहुत बहुत कुछ दिया है। शायद आप इस बात को और ज़्यादा बेटर समझेंगे कि हर 3-4 साल के बाद एक नया यूनिक टीचर निकलता है जो कुछ यूनिक पढ़ाता है, और उसका फ़ायदा ये होता है। मैं इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास तो ये 10,000 रुपये का फ़ोन है और सर के पास ही आईफोन है ना, ये होगा सर 1.5-2 लाख रुपए का जो भी है। इस फ़ोन में हो सकता है अपडेट जल्दी जल्दी आते रहें, लेकिन इस फ़ोन में 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में अपडेट आएगा, लेकिन जो भी अपडेट आएगा वो यूनिक आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि सर आपने जो उस समय दिया वो सबसे पहली चीज़ सबसे यूनिक निकाल के दिया, सबसे नया निकाल के दिया, सबसे अच्छा निकाल के दिया, और उसने कॉम्पिटिशन को बदला। और आगे भी इस बात को सर ध्यान रखना, अच्छा टीचर वही है जो हमेशा सीखे और आगे बढ़े, है ना। इस बात पे नहीं रहना चाहिए कि मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ दिया। आपने बहुत कुछ दिया, इसकी तारीफ हम करें, उसमें मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले वक्त में और भी टीचर आएंगे जो हमको बहुत कुछ सिखाएंगे। सही बात। और सर हम ये आपको दावा कर रहे हैं कि हम उनसे भी सीखेंगे अगर वो कुछ अच्छा सिखाएंगे, और सीख के और फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मैं आपके ऊपर आता हूँ वापसी से। अच्छा, आपके पास पैसा खर्च करने का शौक बहुत है, 2-2 फ़ोन हैं, इंपोर्टेड कपड़े पहनते हो, गाड़ियों की लाइन लगा रखी है, एक आप और एक नीतू मैडम,
दोनों के पास पोर्शे लो, लैंड क्रूजर लो, मतलब सच मायने आप दोनों ही लोग जीते हो क्या गाड़ियाँ? इतनी गाड़ियों का करते क्या हो? नहीं मतलब अरे ये तो आपका सर मुझे लोगों याद है ने जो अफवाहें बच्चा बहुत छोटा सा था तभी आपने उसको ला के दी थी। कौन सी गाड़ी थी? मिनी कूपर। उसकी मम्मी को चलानी थी कि वो उस बेटे को चलानी थी वो? नहीं उसको क्या था कि मुझे बहुत मोशन सिकनेस है, तो मेरे दोनों बेटों को भी बहुत मोशन सिकनेस है कि उनको उल्टी आएंगी गाड़ी में बैठते। तो मुझे ये था कि अब इनको गाड़ियों में घूमना भी अच्छा लगता है रोज़ सुबह सुबह, तो एक ओपन कार रहेगी जो ऑटो की तरह वर्क करेगी। तो इसलिए फिर मैंने ऐसा किया कि वो तो घूम आपका पाता। खर्च करते वक्त दिल कांपता नहीं है? सर पता नहीं, आपने देखा कि कोविड में भी कब लोग निकल गए। तो मैं तो जैसे आपको कहा कि आप बहुत आगे का सोचते हो, मैंने आगे का कभी नहीं सोचा है। मतलब मैं बस प्रेजेंट में ही जीता हूँ। मुझे पता नहीं होता, जैसे मुझे अभी भी कई टीचरों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं यार कल क्लास है, बट मैं अपना बता रहा हूँ आज यहाँ पे कि मुझे कल क्लास है ये कभी याद ही नहीं आता। मुझे सुबह 9 बजे होता है कि अब 10 बजे क्लास है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा उसमें चला गया हूँ कि मुझे सिर्फ जब मैं जो कर रहा होता हूँ वो तभी मुझे याद रहता है, उसके बाद नहीं। मुझे लगता है आपके पास लगभग भारत में रोल्स रॉयस को छोड़ के बाकी सारी गाड़ियां, मर्सिडीज के टॉप सर ब्रांड आपके रॉयल्स पास रॉयस भी है। आते भी 2 साल में कंपनियों ने बहुत बहुत ख़राब किया, बट सोचा तो था, एक लिस्ट बनाई थी अपकमिंग कार्स की कि ये लेके आएंगे। तो अभी लोग अभी अपकम कौन सा ड्रीम बचा हुआ है कार्स में सर? अब सर वक्त उम्र के साथ साथ बहुत मन भी नहीं करता है, बट हाँ ये है कि कभी भगवान चाहेंगे तो ठीक है, एक रॉयल्स रॉय ले ली तो चलो यार रॉयल्स रॉय में भी घूम लिए। चलाओगे तो इंडिया की सड़कों पे ही ना? हाँ हाँ यहीं पे चलाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बता, देखो यार, ये आज हमारा पॉडकास्ट हो रहा है और मैं ये सीरीज आगे भी करूंगा अगर कोई और टीचर मेरे साथ आना चाहेंगे तो। देखो, अभिनय सर का दिल बहुत बड़ा है इन मामलों में। एक तो दुनिया भर की गाड़ियाँ इनके पास है, शौक है उन्हें। और सबसे अच्छी चीज़ आप जानते हैं क्या है? मैंने थोड़े दिन पहले इनके बारे में पता चला जब मुझे इस चीज़ का, कि इनके पास जो एम्प्लॉय काम करते थे कोई, उनको इन्होंने, जो इनकी गाड़ियाँ पुरानी हो जाती थी, जैसे 2-3 साल पुरानी गाड़ी हो गई, तो ये वो गाड़ियाँ अपने दोस्त, मतलब अपने उस एम्प्लॉय को गिफ्ट कर देते थे जो इनके साथ काम करता था। तो ये सच में बड़े दिल का काम है, बड़े दिल वाले आदमी का ही काम है, और ये एक बहुत अच्छा नेचर है जो इस तरीके से करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताना, आप अबू धाबी, दुबई में कपड़े लेने जाते हो, इंडिया में आपको कपड़े नहीं मिलते? सर मैं सारी चीज़ों पे जवाब दूंगा। एक तो मैं लोगों को भी कहता हूँ, जैसे कोई मेरे साथ गाड़ी में बैठे, वो कहेगा यार ये बड़ी बढ़िया गाड़ी है यार, मुझे भी लेनी है, तो मैं उसको क्या है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो मैं उनको भी यही कहता हूँ कि ये मेरा भी कुछ नहीं है इस संसार में, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी लीज पे है, ये भी छोड़ के चले जाना एक दिन। आत्मा है, जो मैं हूँ वो आत्मा है, और मेरा ध्यान उसी पे है कि उसको कितना प्योर रखा जा सकता है। तो मैं किसी भी चीज़ को सच मायने में अपना नहीं मानता। मैं बहुत प्रेमी हूँ, मैं बहुत लोगों से प्रेम करता हूँ, बट मुझे मोह किसी चीज़ से नहीं, जाने से, किसी के आने से। इसीलिए सबका आप सुनते हैं बहुत ब्रेकअप हुआ, ये हुआ, बट मेरा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मोह नहीं था, मुझे जाने से फ़र्क ही नहीं पड़ा था। और वो चीज़ अगर था भी तो वो आज भी जिंदा है और वो रहता है। कहता ना कि प्यार कभी मरता नहीं। दूसरी बात आपने गाड़ी की कही, तो ऐसा नहीं है, वो एक बंदा साथ रहता था बहुत। तो ये था कि मेरे पास एक कार थी BMW X1 जो मैंने ली थी। तो एक बार हम उसको ले गए थे ऋषिकेश, तो नदी में भी उतर गई थी, थोड़ा सा वैसे हो गई थी उसकी छत वत से। अच्छा। तो मैं ठीक करानी थी, तो मैंने सोचा कि इसको, मैंने कुछ भी पुराना सामान कुछ नहीं बेचा आज तक। मैं हर साल ही फ़ोन चेंज करता हूँ। पहले तो मेरे घरों में ही फ़ोन बटते रहे, अब सबके पास ही हो गए। जो मैंने इस साल रिटायर किए 2 फ़ोन, हर बार 2 फ़ोन रिटायर करना, 2 फ़ोन। तो मेरे लोग जो साथ रहते हैं वो भी कि अरे सर मुझे सबके पास ही ऑलमोस्ट आईफोन हो गए, तो मैं सबको अच्छा, जो आप यूज कर लेते हो साल भर वो दे देते हो? वो दे दिया मैंने उनको। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि सब महीने में करते हो सर? मुझे ऐसा लगता है सबके शौक पूरे होने चाहिए। तो उसने ये कह दिया कि सर मैं, आप अच्छा करो तो बहुत कुछ लौटता है, वो किसी रास्ते लौटेगा। हो सकता है मेरे कुछ खराब चीज़ें पिछले जन्म की रही हों कि मैं ये सब लीगल टसल में फंसा, लेकिन मेरे इस जन्म के भी कर्म बहुत अच्छे रहे कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो मिले जी जान से खड़े रहे, कि देश के सबसे सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर हैं, इतने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और फिर आपका भी एक सपोर्ट ही रहा कि आपने कहा कि भाई ये सब कुछ नहीं, आप अब इस चीज़ पे ध्यान दो, इस चीज़ को छोड़ दो, ये वो सब चीज़ें। तो लोगों का ऐसे आना, आपके जीवन में मदद करना, तो ये सब आपके कर्मों का ही फल है, मैं ये मानता हूँ। और बाकी कुछ अपना है नहीं सर, सब ऐसे ही छोड़ के चले जाना। मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ सर हर चीज़ को। नहीं, आपके साथ एक बहुत बस एक चीज़ ये ज़रूर है जो शायद लोग ये नहीं समझेंगे कि मैं कदर नहीं कर, मैं कदर बहुत करता हूँ हर चीज़ की। आज मेरे पास जो कुछ भी है, अभी मैं जैकेट पहन के आया हूँ, अब मैं इसे घर जाऊँगा, कोई होगा तो ठीक, मैं इस पर खुद ही स्टीम आयरन करके और ये लॉक करके इसको रखूँगा कि कहीं मुझे जाना है अब एक जगह, मैं एक बार ऑनलाइन में आ गया तो ये रिपीट तो नहीं होगी।
अच्छा, आप केयर करते हो? हाँ, मैं केयर हर चीज़ की करता हूँ। आप मेरे फ़ोन देखेंगे, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि यार हम भी ऐसे हो जाएं कि आईफोन बिना कवर के यूज कर पाए। नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मैं जिसको इसको दूँ तो वो भी नया फील करे। मैं हर चीज़ की करता हूँ, अपने जूते साफ़ करने से लेकर के सब कुछ, और अपने उस पर ही रखता हूँ। और मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नई चीज़ों की कदर करोगे तो भगवान नहीं देता। हर चीज़ की कदर करनी चाहिए जो भी आपको मिला है। और आपके साथ एक अच्छी चीज़ क्या है, ये आदमी जब भी थोड़ी देर बैठेगा ना, मान लो 20 मिनट भी किसी के पास बैठेगा, तो हंसी मजाक कर करके वो माहौल को ना अपने अकॉर्डिंग ढाल लाता है। इसलिए बहुत लंबे लंबे वक्त तक इनके रिलेशन बहुत सारे लोगों, जैसे उनका सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर है, आईएएस अफसर है, तो और अभी परमानेंट हो गए इनके, और अभी आगे भी इसी सवाल को लेते हैं तो और ज़्यादा पता चलेगा। अच्छा, अभी आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उसके बारे में बताओ। और वो आप लोगों के सिलसिले में ही ये गए, और तभी मैंने कहा कि यार रोज अपना पर्सनल टाइम निकालना, सर 9 घंटे रोज पढ़ाना कैरियर लैब पे। भाग के जाके क्लास भी मैंने ली थी, और एकदम, तो उस दिन सर ये था, उन्होंने कहा था कि अच्छा, आप गए क्यों थे सर? उस सिस्टम से बताना स्टार्टिंग से। सर जब से हम ये चीज़ें उठा रहे हैं, तो आप पिछले 5-7 साल से ही उठा रहे हैं लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ, रेलवे को लेकर के हो, तो मुझे भी अब जब लोगों से मिल रहा हूँ तो पता चल रहा है कि लोगों की नज़र में तो हम पहले से हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बट अब लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेंस आ गई है कि नहीं ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिल लिया, सबका बताऊँगा। तो इससे पहले करीब 3-4 महीने पहले जब हम ये सब आवाज़ उठा रहे थे, तो प्रियंका जी के यहाँ से हमें आया था कि वो मिलना चाहती है, प्रियंका गांधी। हाँ, तो जो हमारी टीम में जिसको ये गाड़ी दी थी उसी बंदे को मैंने भेजा था। होगा कि मैं नहीं आया, बातें थी, तो फिर उन्होंने भी हमें नहीं करा संपर्क। बट इस बार क्या हुआ कि 10-12 दिन पहले से ये था कि इतने सारे इशू हैं, और राहुल जी समझना चाहते हैं कि सच में क्या है, क्योंकि उनको भी इतना ऊपर ऊपर से तो पता चलता नहीं है कि भाई हो क्या रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कितनी इसमें सच्चाई है नहीं है। क्योंकि टीचर्स को आजकल ऐसे समझा जाता है, लोग भी देखेंगे ये कोचिंग माफियाज है। मतलब लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भला कर रहे हैं, कि उनको कुछ सिखा रहे हैं। आप लोगों को जो काम बेसिक शिक्षा में करना चाहिए था, एक एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करना चाहिए था, जो हमारे बाप ने किताबें पढ़ी वो हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, 4 साल हो गए, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए बोला 2019 में, आज 7 साल हो गए, कुछ पता नहीं इम्प्लीमेंटेशन का। आप कुछ करेंगे नहीं। हम जो बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं कि चलिए कुछ वो सीखे, स्कूल में तो सीख के नहीं है, तो आप ये कह देंगे कि ये कोचिंग माफियाज है। तो जब भी कोई शिक्षक बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, तो सबको यही लगता है, या तो शिक्षकों का इतिहास पहले का रहा होगा थोड़ा बहुत, कि ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। मैं आज बड़ा रिलैक्स रहता हूँ कि यार मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा। मैं भी बिजनेस करूँ तो मुझे ना ऐसे लोग देखेंगे, मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो एक नौकरी कर रहा हूँ, मेरा भी हक है घर की दाल रोटी चलाने का, बट मैं बाकी आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ाया है, फ्री पढ़ाया है, तो इसलिए वो रिकॉग्नाइजेशन अब मिल गया है कि लोग उस चीज़ को नहीं कहते, मैक्सिमम लोग जो जानते हैं। तो फिर सर तो मिलने गए तो उन्होंने बुलाया, तो मैंने कितने बजे वो आप बता रहे थे टाइम वाला? वही पहले मैंने सोचा जाऊँ नहीं जाऊँ ऐसे। मैंने पवन को भी अभी मैसेज दिखाए थे, तो उसमें ये था कि आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा फोर्स्ड आता है, मतलब एक रिक्वेस्ट चीज सी हो रही थी कि यार आप आओगे तो अच्छा लगेगा। हम टीचर कम्युनिटी, मैंने बोला था कि मैं 5-6 बच्चे आएंगे, अलग अलग मुद्दे पे हैं, जीडी पे भी हैं, सब लोग हैं ऐसे अलग अलग मुद्दे। तो उन्होंने कहा नहीं आप आओगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं गया, पहले मैं बहुत दूर बैठ गया सामने पे। और टाइम मिलता है ना राहुल गांधी भी, तो कितनी उन्होंने बोला कि आप 9 बजे आ जाना। हम लोग 9 बजे पहुंच भी गए थे, बट वो 9:30 बजे मिले। एक सिक्योरिटी प्रोसेस है, आपके पास मोबाइल नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें। उसके बाद सब लोग बैठे, तो मैं पहले दूर बैठ गया। फिर जैसे उनको पहले से ही पता ही था कि ये बंदा है, तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरे पास आके बैठो। तो जैसे आप बैठे वैसे मैं बैठा। अच्छा, राहुल गांधी ने आपको बगल में बैठा लिया? अपने पास बैठाया, और फिर सब बच्चों से एक करके इंट्रोडक्शन हुआ, बातें हुई। उनका ये रहता है थोड़ा सा कि वो कुछ भी बोलेंगे तो 5-7 मिनट तक ऐसे लगता है कि ये वाली बात क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत है। जैसे पुराने टाइम के कॉमेडियन नहीं होते थे कि एक पंच आएगा 5 लाइन के बाद। अब जमाना बदल गया है, अब लोगों को हर लाइन में पंच चाहिए। भाई टेस्ट मैच क्या होता था, 90 ओवर का मैच है, 3-4 ओवर मेडन गए, फिर एक चौका आ गया। लेकिन लोग अब नहीं चाह रहे वैसा, लोगों को चाहिए फिर T20 का जमाना आ गया। तो राहुल गांधी साहब को भी अपडेट हो गया, अब T20 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं ही नहीं जो आपको सुनेंगे। अरे भैया आप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ी लड़ रहे हो, ये भारत है। आपको भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि उसको कैसे, आपको उसके दिमाग में अपनी बात घुसानी है। ये चीज़ मैंने उनको कही, ये सब भी मैं कह के आया हूँ। ऐसे नहीं कि मैं उनके सामने जाके ऐसे बैठा हूँ जी साहब वाला कोई चक्कर नहीं। जो सवाल उन्होंने पूछे वो मैंने जवाब दिए। उन्होंने हर एक क्या सवाल पूछा सर? पहला उनका, राहुल गांधी का पहला क्वेश्चन का क्या था? मुझसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि इस जैकेट का कपड़ा किस किस चीज़ से मिलके बना है। वो कुछ समझाना चाह रहे थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूछा कि ये विस्कोस होता है, उतने मुझे भी कपड़े की समझ नहीं है सर, मैं कोई कपड़े थोड़ी बनाता हूँ। उन्होंने कहा ये होता है, भारत में अब ये नहीं हो रहा है, ये चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट हो रही हैं।
बहुत सारे उद्यम बंद हो रहे हैं छोटे छोटे, उससे प्राइवेट नौकरियां कम हो रही हैं। प्राइवेट नौकरियां कम होंगी, प्राइवेट उद्यम कम होंगे, तो सरकारी नौकरियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार को सिर्फ 700-800 IAS चाहिए देश चलाने के लिए, तो वो कर रहे हैं। ये सब बातों पे खूब देर बात हुई। तो पहले था 9 बजे मिलेंगे, 15 मिनट की बात होगी, 9:30 अच्छा, मिले। 15 मिनट फिक्स होगा कि इससे ज़्यादा नहीं जाओगे आप? इससे ज़्यादा नहीं, बट हम मिले 9:30 और 12 बजे उठे ना। अच्छा, 2.5 घंटे। हाँ, और इतने उनके आ रहे थे बार बार, अब खत्म करो। जब ये खत्म करने वाला आया था उसके बाद लग गया था 1 घंटा, तो कि उनको भी मजा आ रहा था बातें समझने में, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड लेवल की बातें बता रहे थे कि जी ये चीज़ें हो रही हैं, गलत सवाल पूछ के। तो उन्होंने बाद में ये कहा भी कि आप बताओ कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आप संसद में आए दिन उठाओ ये मुद्दा। अगर कोई एग्जाम आउट होता है तो जैसे आपको पता नहीं चलेगा, तो हम जैसे लोगों के पास प्रूफ आते हैं, हर चीज़ आती है, तो हम आपको भेजेंगे, आप लेकिन ये उठाओ मुद्दे। ये उठेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो यहाँ पे आके वो बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा ठीक है आप हमें भेजो, हम ये चीज़ उठाएंगे। उसके अलावा मैं काफ़ी ऐसे, पहले मैंने शुरुआत जो की थी वो निर्दलीय MPओं से मिलने से की थी, क्योंकि मैं पार्टियों से थोड़ा खफा रहता हूँ। तो पहले मैं मिला था निर्दलीय MPओं से, उनके भी भाव अलग रहते हैं कि 5 मिनट मिलेंगे साहब ये वो। और मैं जब उनसे मिला था 5 MP थे, वो रात को 8 बजे के आसपास मिले थे, 11 साढ़े 11 बजे उठे थे। और उन्होंने तो खुद ही कहा, राहुल गांधी साहब तो ये सब नहीं बोला जाता, गुरु जी यार मजा आ रहा है और बात करेंगे और बात करेंगे। तो उनसे भी ये सब बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम मुद्दे उठाएंगे भी, और आप जैसे कहोगे ना वैसे जवाब। फिर हम जब आप कोशिश करते रहते हो कि आप राहुल गांधी से मिले, आप 5 और फिर हम सही आदमी से टकराए। अच्छा, वो कैसे टकराए आपको बताता हूँ। अब उससे एक आदमी से दोस्ती हो गई, निर्दलीय वाले से, उनके बेटे का। और क्या सौभाग्य आपसे मिलने का। उन्होंने बताया कि ऐसी एक कमेटी होती है जिसको सारे आयोग रिपोर्ट करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारी कमेटी से, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, और अगर एक लेटर चेयरमैन को जाएगा सवाल पूछने के लिए, तो उनकी बाध्यता है, वो बाइंड है कि वो उसका आंसर करेंगे, ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ से एक अच्छी चीज़ निकल के आई। तो जो अब हमने उनको वो बना के भेजा है 4-5 पेज का, कि पिछले 3 सालों में ये SSC में हुआ है और कोई सुधार इसमें नहीं हो रहे, पेपर के लेवल से लेके हर एक चीज़। तो उस पर देखते हैं कि क्या जवाब आता है, बट एक होप आई वहाँ से निकल के। सर का कहने का मतलब ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई हुई है, 5 सांसद हैं, जिसमें 3 BJP से हैं और 2 विपक्ष से। विपक्ष से ऐसा कुछ एक कमेटी बनाई, और वो उनके साथ, उनके पास एक खास पावर है क्या, कि वो किसी भी समिति से, UPSC को भी, किसी को भी, SSC हो, UPSC हो, कोई भी हो, रेलवे, वो किसी से भी कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और उस कमेटी को उसका जवाब देना होगा। और उनकी मीटिंग भी शायद वीकली होती है इन सब चीज़ों। और सर ने ये सारी डिमांड्स उन 5 MP को दी है, उनमें से कि वो इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रयास ऐसा होता है कि जो लगातार करना होता है। सर, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो वो पूछ ही लेंगे। सर मेरी खुद की लाइन है कि भाई अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो जब आप वो सारे रास्ते बना लेते हो कि क्या पता इधर से पहुंच जाऊंगा, क्या पता इधर से, क्या पता इधर से, जीत भी तभी मिलती है जब आप सारे रास्ते अपना लेते हो। जैसे हम इसी वाले केस की बात करें तो हम सुप्रीम हाई कोर्ट में भी थे, PIL में, लेकिन हमारी कैट की पिटीशन भी रेडी थी कि अगर वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो तुरंत इधर आ जाएंगे। तो रास्ते तो आपको अपनाने पड़ते हैं। हम भी ये हिम्मत हार के बैठ जाते, बच्चों को बता देते, कौन सी बड़ी बात थी। मुझे इतना बताना था यूट्यूब पे आके, देखिए हमने PIL लगाई, नोटिस इशू हो गया है, रिलीफ तो कुछ नहीं मिला, और इतने तारीख को हियरिंग होगी। वही, लेकिन आजकल दौर सर वही है कि आप इत्तू सा करो और बस आपने उसकी 15 रील बना के, कंबल से लेकर के, कि आप कंबल कभी बांट रहे हैं, कभी आप 2 पूड़ी बांट रहे हैं, आप कभी ये सब करके आप रील बना के किताबें बांट रहे हैं जो बिकी नहीं। मतलब ऐसे भी, लेकिन सर ये सब भी बड़ा बेकार सा लगता है, बेकार सा लगता है वो सब करके तब नहीं देंगे। अच्छा सर, एक चीज बताओ कि आप राहुल गांधी से मिले, तो राहुल गांधी साहब ने सीखा क्या, कौन सी कोई एक आध चीज ऐसी जो आपको लगा कि यार उसे सीखनी चाहिए? सर मैंने तो 7-8 चीजें सीखी। आपने तो स्टार्टिंग में बताया, मैं तो जरूर सीखता हूँ। मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट, एक तो यही सीखा कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में मत सोचो कौन कैसा है। क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट में सच में मुझे लग रहा था, क्योंकि 15 मिनट की मीटिंग थी, 10 मिनट में क्या हुआ, बेकार आए। मेरे को बार बार ये लगता है बेकार आए यार, छोड़ो बेकार आए। जिस हिसाब से उन्होंने शुरू की थी डायरी उठा के नोट्स बनाने से, सीधे उन्होंने आए, एक डायरी ली पकड़ी और वो नोट्स बनाना चालू, क्या क्या। तो एक मैंने ये चीज़ उनसे, जो मैंने 2-3 चीज़ें सीखी, वो यही एक तो समझ में आई मुझे कि भाई सरकारी नौकरियां कम क्यों हो रही हैं, क्या वजह है। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आई, जैसे उनका एक डायलॉग यही था कि भाई आप अगर ये सोच रहे हो कि ये सरकार बदल जाएगी और दूसरी सरकार आ जाएगी तो चीज़ें ठीक कर देगी, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने उनको भी ये बात कही थी कि हम ऐसा सोचते भी नहीं, हम तो जो सरकार अभी है, हम इंतज़ार थोड़ी करेंगे अगली सरकार के आने का और भुगतते रहेंगे। हम तो जो सरकार है उसी से चीज़ें ठीक कराएंगे, हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिता के भेजा भाई। तो ये और 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने उनसे सीखी। एक फिटनेस मैंने उनसे सीखी यार, मेरे को लगा, मैंने कहा यार हम अपने आप को कहते हैं कि हमारी उम्र पता नहीं चल रही, अगले की 50-52 पे नहीं पता चल रही।
आप ऐसे समझ लो कि मेरी नाक को आप ऐसे कर दो, ऐसे करके एकदम बिल्कुल पूरा खींच दो, ऐसी स्किन है उनकी। लेकिन वो पता नहीं क्या होता है कि टीवी में उतना वो नहीं दिखता उसका। सर मुझे कह रहे थे कि मतलब यहाँ पे अगर ऐसे पकड़ लो तो जयदीप सर का ही एग्जांपल दे रहे थे कि जयदीप सर अपने आप में फिट बनते हैं, जयदीप सर से 10 गुना फिटेस्ट बंदा है वो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत फ्रेश। मुझे लगता है शायद जिम और योगा दोनों करते हैं। फ़ोन नहीं इस्तेमाल किया, जैसे हम लोग देख लेते हैं बीच में कोई आया, कई लोगों से मिलने जाते हैं, वो फ़ोन बीच बीच में देखना, 2 घंटे 2.5 घंटे उन्होंने फ़ोन नहीं देखा बिल्कुल। अच्छा, एग्जाम्पल लिया 1-2 बार फ़ोन पे। ये है कि कई बार थोड़ा सा राह भटक जाते हैं, ये तो मुझे लगा कि मतलब हंसी मजाक करते नहीं करते सर? हाँ, अरे हंसी मजाक करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। किताब का भी जिक्र हुआ था उस चीज़ पे, और बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोचते हैं, और जेन्युइन है, दिल के साफ लगे मेरे को तो, हर पढ़े चीज़ लिखे आदमी समझते लगे। हैं। हाँ पढ़े लिखे आदमी लगे हैं। हाँ, पढ़े लिखे आदमी लगे, हर बात पे ये बहुत एग्जांपल देते हैं कि मेरे इडली में दोस्त हैं। तो मैं सोच रहा था उस वक्त कि यार कह दूं कि आप तो, आपकी नानी अगर है इडली में तो दोस्त हो, नई बात क्या है इसमें। वो कई बार एग्जांपल में ही ज़्यादा ले लेते हैं। अच्छा, तो अगर वो देखें इस वीडियो को तो मैं कहूँगा इतना मत बुला करो, लोग वैसे ही गलत लेते हैं। आप कहीं और के बता दो आपके दोस्त हैं। अच्छा सर, अब मुझे आप ये बताना कि जो 2024 सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया और इसमें जो जो दिक्कतें आई, इसको लेके आप पॉइंट वाइज अगर मुझे बताएं कि 5 सुधार जो आप चाहते हैं और उन 5 सुधारों को कराने का तरीका और अभी उनका स्टेटस क्या है। 5 सुधार, उनको कराने का तरीका और अभी उनका स्टेटस क्या, प्लीज। सर पहली लड़ाई तो ये कि जो बच्चों को आपने विदहेल्थ में डाला है, आपने गलत किया है। पहला, आप उनका अपॉइंटमेंट दो, वो जरूरी है, वो भले ही कितने बच्चे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने 800 बच्चों को रिजल्ट में इवेलुएट किया है, आपको पता है कि पिछले साल भी डिपार्टमेंट में जगह खाली रह गई थी। ऐसी कोई फिक्स वैकेंसी नहीं है कि 18,174 है, ऊपर नहीं होंगी, वो आगे पीछे 1,000 1,500 में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप, क्योंकि वैसे भी टोटल बैठ नहीं रही हैं, तो दूसरा ये कि भैया आप बताओ ये कि इन लोगों को आपने क्यों डाला, इनको हटा करके आप रिवाइज करो रिजल्ट, चाहे उससे 200 बच्चे ही नए इन हो, 300 बच्चे इन हो, बट होने चाहिए। 1200-1300 वो विदेल्ट वाले हैं, 200-300 ये हो गए। आप बताओ। तीसरा हम एसएससी से ये हमेशा चाहते हैं कि आप नॉर्मलाइज स्कोर को भी पब्लिक करो। आप बताओ सर, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि इन लोगों को पॉइंट में मार्क्स 0.6 स्थान तक देने पड़ रहे हैं। अब पेपर में सवाल आता है 0.2 स्थान तक उत्तर दो, इनका आता है स्कोर 177.325766। क्या है मतलब कि आपका सब कुछ 8-10 नंबर में ही सिमट जा रहा है। 8-10 नंबर की कहानी ये है कि किसी के 10 नंबर ज़्यादा है उसको 4600 ग्रेड पे है, और उसके कम है तो उसको 2800 ग्रेड पे है। तो ये सही न्याय नहीं है। इसके लिए पेपर के स्तर को सुधारना सबसे ज़रूरी है, और बाकी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को और फेयर करने की ज़रूरत है और अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कमीशन इस बात को बेहतरी से समझता है कि ये खराब सिद्ध क्यों हो रहा है। आपने कोई चीज़ बनाई है और लोगों को नहीं पसंद आ रही है, आपका प्रोडक्ट है, तो आपको सोचना है कि हमारा प्रोडक्ट पे इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, अभी इनका स्टेटस क्या चल रहा है सर? जो आप कोर्ट केस कर रहे हैं उसमें इनकी सुधार होने की गुंजाइश है? सर मुझे तो लगता है कि पूरी ताकत लगाई जाए, दिल खोल के लड़ा जाए तो 100% होगा। और कुछ चीज़ें हो सकता है कि इस बार वाले रिजल्ट में ना हो, लेकिन वो अगले साल वाले में रिपीट नहीं होंगे, अगले साल वाले में एटलीस्ट वो सुधार होके आ जाएगा। अच्छा, इस सेशन को अब आप एंड करने की बारी, तो आप अपने शब्दों से कुछ मोटिवेशन चीज़ जो बच्चों को आप बोलना चाहें, जो बच्चे इस बार बेचारे थोड़ी से कुछ नंबरों की वजह से अपनी लड़ाई हार गए हैं, वो उदास हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि रिजल्ट रिवाइव हो जाए, तो उनकी हिम्मत बनी रहे। जो बच्चे अभी तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं 2025 की, उनकी हिम्मत बनी रहे। उनके लिए आप कुछ बोलना चाहें तो आप जरूर बोले। और साथ में 2025 के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसको लेकर आपके यूट्यूब पर क्या क्या प्लानिंग है नए बच्चों के लिए, और आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। पहली बात तो सर ये कि बच्चे नहीं हारे, खराब सिस्टम ने उन्हें हरा दिया है। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेहनती नहीं है, उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने खूब की। और जो भी मेहनत करता है, वक्त लग सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सिस्टम ने पिछले साल हराया था 2023 वाले रिजल्ट में, कि 4 क्वेश्चन गलत होने की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने वो जंग जीत ली। वो अपने आप को इतना ऊपर ले गए कि उनको एसएससी का सिस्टम भी नहीं हरा पाया। तो ये है कि आप भी मेहनत करते रहो। अब बात उनकी आती है जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, तो उनके लिए हम कोशिश कर ही रहे हैं कि भाई 2 बार से आपका सिस्टम फेल कर रहा है, कि बच्चों को एक मौका और मिलना चाहिए। आपकी जो एज है वो 94 से ही काउंट होनी चाहिए, ताकि बच्चों को एक मौका और मिले। हमारी ये लड़ाई एकदम प्राइम लड़ाइयों में से एक है। बाकी इस दौरान जब आप तमाम जगह से स्कैम की, लीक की खबरें, रिजल्ट अनफेयरनेस ये सब सुनते हो,
तो एक बार हिम्मत टूटती है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है किसी एक दिन ठीक हो जाएंगी, हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन आपका जो ये वक्त निकल जाएगा ये वापस नहीं आएगा। पता चला कि अगली बार सारी चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं कर पाए, उतना पढ़ नहीं पाए। तो पढ़ना नहीं छोड़ना है, अपना काम करते रहना है। मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, चहल के जीवन में भी आई, लेकिन धनसिरी के जीवन में भी आई, लेकिन उसने नाचना नहीं छोड़ा, वो अभी कर रही है अपना काम। तो अपना काम जब आप करते रहते हैं ना, तो मूव ऑन में मदद मिलती है। आपको ये जो भी दर्द या जख्म इस साल मिला है रिजल्ट में, आप अगर अपना काम करते रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी मूव ऑन में। मूव ऑन का सबसे सही तरीका ही होता है कि काम करते रहना। जब आप बैठे रहोगे, खाली रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो वो स्ट्रेस एक्सपोनेंशियल बढ़ता है और आप फिर एक ही चीज़ सोचते रहते हो और फिर जन्म लेता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो वहाँ नहीं जाना है। काम करते रहोगे तो खुशी रहेगी। हमेशा एनर्जी जो आती है वो काम करने से ही आती है। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है यार। ये सब जिंदगी की जंग है, छोटी मोटी जंग, ना जाने भी और कितनी जंग जिंदगी में आएंगी। कोई जीतोगे, कोई हारोगे। दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन दिल हार गए उस दिन सब कुछ हार गए। बहुत अच्छी बात। और सर वो आखिरी सवाल था कि आपकी क्या प्लानिंग है 2025 को लेकर नए बच्चों के साथ पढ़ाने में? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जो अभी तक देख पा रहा था, मैं ये देख रहा था कि हम सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने इस बार जो देखा, जैसे मैंने कुछ एक टॉपर्स के इंटरव्यू सिर्फ इसलिए सुने, जैसे कोई टॉपर कह रहा है कि यार मैंने अभिनय सर से सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये चीज़ मुझे ऐसा था, तो मैंने इधर उधर से देखी। तो मैंने यही देखा कि ऐसी कोई चीज़ क्यों रह जा रही है जो बच्चे को इधर उधर से देखनी पड़ रही है, जब हमने सब कुछ इतना पढ़ाई दिया। शायद ही कोई टॉपर ऐसा होगा जिसने 88 डेज वीडियो कोर्स नहीं पढ़ा होगा, A to Z क्वांट नहीं पढ़ा होगा, बच्चे देखते हैं। तो फिर जहाँ कमी है उसको क्यों ना सुधारा जाए। जैसे आज एक नंबर की लड़ाई है। शायद मुझे लग रहा है आप बात कर रहे हैं CHSL रैंक 1 की। हाँ। जो टोटली आपसे पढ़ा हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैं कैलकुलेशन, वहाँ से मेरे दिमाग में कि यार कैलकुलेशन में हमने कहा, तो मैंने कैलकुलेशन का पूरा कोर्स ही डिजाइन करा। और वैसे मैं जो अपने पहले 6 महीने में पढ़ा रहा हूँ अभी, उसमें मैंने एक चीज़ और शामिल जो की है वो ये है कि मैं सवाल करते वक्त भी बच्चे को पहले यही बताता हूँ कि इस सवाल को तो ऑप्शन से यहीं खत्म किया जा सकता। अब चलो तरीके पे आ जाते हैं। जैसे हमारा स्कोर बूस्टर बैच चला, तो मैं उसमें कोई तरीके नहीं दिखाता, मैं बस वही चीज़ें सिखाता हूँ जो आपको पेपर में अप्लाई करनी है। क्योंकि पेपर में आप सोचते हो कि 25 सवाल या 30 सवाल मेंस के आप पूरे करोगे, तो पूरे आप नहीं कर पाओगे, आपको सीखना पड़ेगा। कुछ एक सवाल ऐसे होंगे जो ऑप्शन से खत्म होंगे, कुछ एक ऐसे होंगे जो लास्ट डिजिट से खत्म होंगे, कुछ ऐसे जो लास्ट 2 डिजिट से खत्म होंगे। क्योंकि लाइफ में भी जब आप कहीं जा रहे होते हो तो आप मान के चलते हो कि आपने GPS लगाया, लेकिन आप देखते हो GPS आपका कई बार बीच में रास्ता बदल देता है, कहता है कि ये फास्टेस्ट रूट है, इसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ऐसे जब हम गणित पढ़ते हैं, गणित के सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि हमें पता है उत्तर के लिए तो ये सीधा रास्ता है, लेकिन कई बार जब वो 4 ऑप्शन देखते हैं और पता लग जाता है कि यार पूरा रास्ता तो तय ही नहीं करना, यहीं पे मंजिल मिल गई। तो ये चीज़ है। तो इसलिए कैलकुलेशन का मैं एक बहुत बेहतरीन बैच लेके आना चाहता हूँ, और उसके साथ प्रैक्टिस, 2 चीज़ें मैं कराऊंगा CGL 2025 के लिए, प्रैक्टिस और कैलकुलेशन। क्योंकि ये चीज़ मुझे वहाँ से भी मिली थी सर, जब मैंने ये ना CGL आए, तो मैंने भी इस साल क्वेश्चन कराए कि CGL के 7 क्वेश्चन 48 मिनट में हो गए। मैं देख रहा हूँ कोई 2 घंटे में भी करा रहा है। तो बच्चों के जो कमेंट थे वो पता है क्या थे, एग्जाम में ऐसा नहीं होता। मैंने भी इस चीज़ को सोचा, मैंने नेगेटिव नहीं लिया, मैंने सोचा यार एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या, क्योंकि वो चीज़ हम घर पे नहीं कर रहे। अगर कोई ये सोचे कि पहले गणित का सिलेबस खत्म कर लो फिर मॉक में ऐसे प्रैक्टिस कर लूँगा, नहीं। तो अब हम क्लासों में भी यही चीज़ करते हैं कि आपको प्रैक्टिस ये क्लास और सिलेबस खत्म करने के दौरान ही करनी पड़ेगी, तभी आप पेपर में वो चीज़ क्लिक कर पाओगे, नहीं तो वो चीज़ क्लिक नहीं आदत डालनी पड़ेगी उस चीज़ की। एग्जैक्टली बेसिकली क्या होता है कि पेपर देना एक आर्ट होती है और क्वेश्चन सोल्व करना एक डिफरेंट आर्ट है। आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सोल्व करना ना, उसको मतलब एक होता है कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से सोल्व करना, आंसर निकालना, और एक होता है कि 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन का आंसर छांटना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और मॉक टेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन छांटने की हैबिट तैयार नहीं होती, उसके लिए आपको क्लास में काम करना पड़ता है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा मुझे खुद, एज ए टीचर भी और एज ए फ्रेंड भी, और ऐसे आगे भी हम पॉडकास्ट शूट करते रहेंगे और बड़ा मज़ा आया मुझे इस बात का। और मैं इस बात को यहीं पे एंड करता हूँ कि अपना दिल बड़ा रखिए। सभी टीचर से ही मैं ये बात कह रहा हूँ, अपना दिल बड़ा रखिए, क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं कि कौन कब आपके बगल में बैठा होगा। और अभिनय सर का ही एक शेर है, इनकी किताबों पे लिखा आता है सर, क्या था वो, वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।